हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बोध युक्ति क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सृजन 2.0 के तहत बीपीएससी पीवाईक्यू जो मेंस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित एक टॉपिक को लेकर आए हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, यहाँ से प्रश्न जो कृषि विपणन है, ध्यान रखिएगा, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जितनी इसकी आलोचना की जाती है ना, सरकार उतना ही काम कर रही इस क्षेत्र में। हम केंद्र सरकार की बात कर ले या राज्य सरकार की बात कर ले, विगत कुछ वर्षों में सरकार इसके लिए बहुत नीतिगत फैसले लिए हैं और इसका सीधा प्रत्यक्ष लाभ आपको प्रत्यक्ष लाभ किसानों को मिल रहा है, और अप्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। फिर भी यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके नेगेटिव पक्ष को ध्यान में रखते हुए, अर्थात कृषि विपणन और बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के संबंधित। तो यह प्रश्न आप लोगों को 56 से 59 जो बीपीएससी था, कंबाइंड बीपीएससी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग तो बोध युक्ति के वेबसाइट पर जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप लोगों को दी जा रही हैं। कल से नया सीरीज आप लोगों के लिए आरंभ किया गया है, वो सारी फैसिलिटी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं और देख सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो, दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा और इससे संबंधित अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो प्रश्न पर आते हैं सबसे पहले कृषि विपणन के एक टॉपिक में, और यह प्रश्न ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का जो सिलेबस कहता है कि हम इको और जियो को साथ में प्रश्न पूछेंगे, सबसे ज़्यादा संभावना होती है। पर कुछ वर्ष ऐसे होते हैं एग्जाम में जहाँ पर सेपरेट प्रश्न पूछा जाता है, वो इकोनॉमिक्स के पार्ट से होगा या ज्योग्राफी के पार्ट से होगा या दोनों को बीच में कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो जब यह सेपरेट प्रश्न पूछा जाता है ना, तो इसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। रीज़न उसके पीछे है कि आपको क्षेत्र अधिक मिल जाता है उस पर चर्चा करने का, क्षेत्र अधिक मिल जाता है, समय अधिक मिलता है, जिसके आधार पर आप उस टॉपिक पर विशेष चर्चा कर पाएंगे। अगर दोनों को कंबाइन करके प्रश्न पूछा जाता है तो दोनों के पार्ट को आपको लिखना पड़ता है, इको के भी पार्ट को और प्लस जियो के भी पार्ट को। तो आपके पास क्षेत्र कम हो जाता है, जिसके माध्यम से आप सीमित एक दायरा में आके प्रश्नों का उत्तर लिख पाते हैं। पर जब सेपरेट प्रश्न पूछता है तो आपका विस्तृत आयाम मिल जाता है, तो आपको उसी अनुरूप उत्तर लिखने की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न को सबसे पहले देखेंगे और इसके डिमांड क्या है उसको सबसे पहले प्रश्न देख लेंगे। इससे पहले आप लोगों को जो लास्ट वीडियो कराया गया था, उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। तो जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, ध्यान रखिएगा, यदि अच्छा लग रहा है यह सीरीज बीपीएससी जो मेंस का हम लोग आंसर राइटिंग का प्रोग्राम जो लेकर आए हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस का, तो आप लोग जरूर इसे सपोर्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ में कमेंट सेक्शन में आपको अगर कोई समस्या हो तो ज़रूर उसको लिखिए कि किसी टॉपिक को समझने में कोई समस्या हो रही है, कोई शब्द ऐसा बोल दिया गया है जिसको आप समझ नहीं पा रहे, तो कमेंट सेक्शन में आप उसे लिख लीजिएगा, तो मेरे द्वारा से निर्धारित समय में फीडबैक दिया जाएगा। साथ ही साथ आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है, इसे और किस रूप से हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चीज़ों को देख लेंगे। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हम लोग इसे देखेंगे कि भारत में कृषि विपणन का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले कृषि विपणन का यहाँ पर वर्णन करना है, तो यह एक डिमांड 1 हो गया। दूसरा है कृषि विपणन की व्यवस्था की कमजोरियों को बताइए। तो दूसरा है कि इसकी कमजोरी, जो व्यवस्था विपणन व्यवस्था की कमजोरी है वो क्या है, डिमांड 2 है आपका। इसको D2 हम लोग कर लेते हैं, D2। उसके कृषि उपज बताइए, कृषि उपज विपणन सुधार की दृष्टि से बिहार सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए। तो क्या उपाय किए गए हैं, यह D3 है, और वो किसका उपाय पूछ रहा है, तो बिहार का उपाय पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर केंद्र के उपाय से बचना है, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है। नहीं तो क्या होगा, प्रश्न अगर केंद्र के उपायों को अगर बिहार के उपाय में अधिक बल दे देते हैं, हालांकि कुछ पक्ष उसके होंगे, पर ध्यान रखना इसमें सेपरेट आपको बिहार का उपाय बताना है। तो यहाँ पर चीज़ें समझिएगा। डिमांड 1 क्या कह रहा है, सबसे पहले कृषि, भारत में कृषि विपणन क्या है, बिहार का विपणन नहीं पूछ रहा है। तो ये भी आपको यह ध्यान रखना है कि सेपरेट हमको भारत में कृषि विपणन
विपणन की व्यवस्था क्या, कृषि विपणन है क्या, उसका वर्णन करने बोल रहा है। कृषि विपणन व्यवस्था में कमियां क्या है, तो कमियां पूछ रहा है। तो कृषि विपणन में कमियां दो तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं, एक भारत के दृष्टि से और एक बिहार की दृष्टि से, क्योंकि प्रश्न में यह नहीं बोल रहा है कि बिहार का पूछ रहा है या भारत का पूछ रहा है, बोल रहा है कृषि विपणन व्यवस्था में कमजोरियां बताइए। तो हम दोनों के संदर्भ में देख लेंगे, एक भारत के पक्ष से, उसी के साथ साथ बीच बीच में जहां जहां बिहार का संदर्भ आएगा उसे भी वहाँ दे सकते हैं, या सेपरेट भी अलग अलग करके आप बना सकते हैं। जैसे आपको व्यवस्था में कमजोरी अगर लिखिएगा कमजोरियां, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, भारत की दृष्टि से और ध्यान रखिए एक बिहार की दृष्टि से, ऐसे भी कर सकते हैं। या इसका एक पार्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कमजोरियों को क्या कीजिए, पहले कमजोरियों को क्या कीजिए, पहले रेखांकित कीजिए। जो भी कमजोरियां आपको लग रही है उसमें भारत के संदर्भ को जोड़ दीजिए और बिहार के संदर्भ को जोड़ दीजिए। तो आपको जो इजी लग रहा है ना, जिस तरीके से लग रहा है उस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सुधार, बिहार किस रूप से कृषि विपणन को सुधार, उपज में कृषि उपज विपणन में सुधार के लिए बिहार सरकार के नीतिगत क्या कार्य किए जा रहे हैं, संरचनात्मक कार्य क्या किए जा रहे हैं, हाल के बजटीय आवंटन में इसकी क्या बात की गई है, आर्थिक समीक्षा इस दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, इन सारी चीज़ों का आप एक बार में चर्चा कर लीजिए। तो कुल मिलाकर जब हम इसके प्रारूप आते हैं, सबसे पहले तो आपको भूमिका लिखनी होगी। भूमिका में भारतीय दृष्टि भी लिखना है और बिहार दृष्टि भी लिखना है। और इसमें कृषि विपणन क्या है, सबसे पहले कृषि विपणन क्या है, इसको इसके संदर्भ में इसके क्या क्या तत्व शामिल है, इसको आप भूमिका के साथ इसके सब टॉपिक में शामिल कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, कमजोरियां बता रहा है, तो कमजोरियों को क्या करना है, मैंने जैसा बताया कि कमजोरियों को क्या कीजिए, कमजोरियों को दो पार्ट में बांट दीजिए। भाग इसका आपको तीन पार्ट में इसका उत्तर आप भाग को विस्तृत कर सकते हैं, कमजोरियों के संदर्भ में कह रहे हैं। तो यहाँ पर भारत की दृष्टि से, बिहार की दृष्टि से और योजनागत दृष्टि से, योजनागत दृष्टि से यहाँ पर समझने के, योजनागत दृष्टि में क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत सी योजनाएं ऐसी होती है जो पॉजिटिव पक्ष रहते हैं पर वो धरातल पर क्या होते हैं, बेहतर आउटपुट नहीं दे पाते। इस संदर्भ को भी आप क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद एक समीक्षा के तौर पर क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, समीक्षा के तौर पर बिहार सरकार के उपाय क्या है, उपाय क्या किए गए हैं, इसकी चर्चा कर सकते हैं। बिहार सरकार की बात हो, लास्ट में आके निष्कर्ष हम लोग कर लेंगे। तो इतना कम से कम आपको क्या करना, निष्कर्ष भी आप लगे हाथ लिख लीजिए, निष्कर्ष भी लास्ट में हम आ जाएंगे। तो इस संदर्भ में आप वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना, उत्तर प्रारूप में आपको भूमिका होना चाहिए, इसका मुख्य भाग होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए। जो मुख्य भाग है उसका पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तीन पार्ट में इसका उत्तर लिख सकते हैं। जहाँ पर भारत में कृषि विपणन क्या है, कृषि में विपणन व्यवस्था की कमजोरियां क्या है, बिहार सरकार द्वारा क्या उपाय है, यह देखिए सबसे आसान तरीके के माध्यम से हम इसको कवर कर सकते हैं। इसका प्रत्येक स्टूडेंट अपने अपने स्तर पर इसका उत्तर प्रारूप बना सकता है, जो उसको सबसे आसान लगेगा, जिस रूप से उसको अपने उत्तर को शुरुआत से लेकर अंत तक जोड़े रख सकेगा, उस संदर्भ में अपने उत्तर प्रारूप को बना सकते हैं। पर अगर मेरी बात बोले तो आप स्पष्ट रहिए कि हमको प्रथम भाग में क्या लिखना है, दूसरे भाग में क्या लिखना है, तीसरे भाग में क्या लिखना है, और लास्ट में जाके हम निष्कर्ष लिख देंगे। ऐसी संदर्भ सभी जगह प्रथम, दूसरे और तीसरे भाग में क्या करेंगे, हम जैसी आवश्यकता होगी, उसका आवश्यकता जैसे होगा उस अनुसार क्या करें, एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते, उदाहरण के साथ प्रस्तुत कर सकते, तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे ताकि हमें और भी बेहतर तरीके से समझ विकसित हो पाए कि भारत में क्या कमियां हैं और बिहार में क्या कमियां हैं। तो यहाँ पर हम तुलनात्मक अध्ययन पर जब भारत का कृषि विपणन करेंगे तो विश्व के साथ तुलना करेंगे, जब कृषि विपणन व्यवस्था की कमजोरियां करेंगे तो भारत में जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम भारत के साथ ध्यान रखिएगा बिहार की स्थिति क्या है इसे बताएंगे, प्लस अन्य राज्यों के साथ तुलना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ सारी चीज़ें ध्यान रखिए। और एक चीज़ और आप लोग को ध्यान रखना है क्या,
कि इसमें जब हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न में, यहाँ से एक टॉपिक से ही अलग प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे प्रश्न का 3 डिमांड है ना, तो आने वाले एग्जाम में प्रत्येक डिमांड से एक प्रश्न बन सकता है, उसको वर्तमान से जोड़ के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना। तो कहने का मतलब है कि आपको ये सेपरेट क्वेश्चन लग रहा होगा कि हाँ एक ही में कंबाइंड क्वेश्चन है, पर वो समस्या तब क्रिएट हो जाए जब अलग अलग प्रश्न पूछ देगा, पर आपके पास डाटा की कमी हो जाएगी। फिर उसके बाद बेहतर उत्तर लेखन की कमी हो जाएगी, क्योंकि बिना डाटा, बिना फैक्ट, बिना तुलनात्मक अध्ययन किए हुए आप किसी एक टॉपिक को विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है, अगर बीपीएससी आपसे किक लेना चाहेगी तो इसी प्रकार की समस्या आपको क्रिएट कर देगा। अगर कंबाइंड पूछा तो आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास हर में सोर्स आपके पास उपलब्ध है। औसतन 5-5 पॉइंट भी अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो आपका उत्तर बेहतर हो जाएगा 38 नंबर वाले में। तो यहाँ ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है बिहार सरकार क्या उपाय किए। तो ध्यान रखिएगा, हालिया उपाय को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप क्या कीजिएगा 2005 का चर्चा कर लीजिएगा, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जैसे एक्ट के संदर्भ में हम चर्चा कर सकते हैं। हाल की जो विगत 2, 4, 5 वर्षों में जो सरकार की है ना, और उसका आउटपुट जो दिखा है ग्राउंड लेवल पर सरकार इसके लिए, जैसे हम बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ विभिन्न क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद अभी हाल ही में दुबई में क्या भेजा गया है, खेप भेजा गया सब्जियों का। तो इस प्रकार की चर्चा कर सकते हैं। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भूमिका की बात कर लेते हैं और कृषि विपणन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक परिभाषा की बात हो रही होगी। जैसे कृषि प्रारूप भूमिका में आते कृषि विपणन क्या है प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक ऑथेंटिक जो आपको संगठन है, वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं FOE हो। आप भारत के किसी भी सरकारी वेबसाइट के डाटा को लिख सकते हैं यहाँ पर उसके अनुसार। जैसे आप कृषि मंत्रालय का परिभाषा हो सकता है, नीति आयोग इसको डिफाइन किया होगा, या जो संबंधित संस्थाएं हैं वो भी परिभाषा को परिभाषित किया होगा। तो क्या करना है, आपको ऑथेंटिक संस्थान के परिभाषा से शुरुआत कीजिए। ऐसा नहीं कि अपने आधार पर उत्तर लिख दीजिएगा। तो क्या होगा कि नंबर तो आपको मिलेगा, पर औसत नंबर की जब बात होगी तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे 1-2 नंबर से। तो आपको शुरुआत क्या करना है, सबसे मैक्सिमम नंबर लेना है ना। मेंस में मैं बार बार बोलता हूँ, पीटी में केवल कटअप पास करना है, पर मेंस में क्या होता है, अधिकतम नंबर जितना लाइएगा आपका सीट उतना रिजर्व होगा। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ और कृषि संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी के तौर पर काम करता है, FAO के अनुसार कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जो किसानों द्वारा उत्पादित, ध्यान रखिए, किसानों द्वारा उत्पादित जो कृषि उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए, खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक जो पहुंचाने की जो प्रक्रिया है या गतिविधि है को शामिल करती है। अर्थात उसके बीच बहुत से चयन होंगे। जब हम खेत में किसान फसल उत्पादन कर रहा है और मेरे तक या आप तक पहुंचने के लिए जो वो रियल प्रोडक्ट होगा या जो सेवाएं वो हमें दे रहा है, उसके लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी, जो प्रक्रिया बनाई जाएगी, जो उसके बीच के चयन पूल होगा, उसी को हम कृषि विपणन के संदर्भ में देखते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, परिवहन की चर्चा होगी, भंडारण की होगी, ग्रेडिंग होगा, प्रसंस्करण होगा, पैकेजिंग होगा, बिक्री जैसी विभिन्न कार्यात्मक और संस्थागत क्रियाएं शामिल की जाती है। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी पूछा गया, जैसे परिवहन, भंडारण, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बिक्री। तो आपको पहले ही FAO ये बोल दे रहा है, कृषि विपणन में आप इससे बाहर नहीं जाइएगा। सरकार वो कहीं भी भारत हो, बिहार हो, उसमें परिवहन व्यवस्था कैसी है कृषि विपणन को बेहतर बनाने के लिए, भंडारण व्यवस्था कैसी है कृषि विपणन को बेहतर बनाने के लिए, ग्रेडिंग व्यवस्था कैसी है, प्रसंस्करण नीति कैसी है, पैकेजिंग उसका कैसे कर रहा है, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से पहले किसान के किसी प्रोडक्ट को वो कैसे पैकेजिंग कर रहा है। आपको याद होगा, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक जगह चर्चा किया था, या अपने जो मेंटरशिप ग्रुप में है तो वहाँ पर मैंने अभी चर्चा किया था, ठेकुआ, बिहार का ठेकुआ देखे होंगे, बिहार का ठेकुआ है ना। ठेकुआ जो है, जो छठ में बनाया जाता है, या हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न अवसरों पर बनाते हैं, आटा का बनता है, मैदा का भी लोग बनाते हैं, क्रिस्पी बनाते हैं। तो कुछ बिहार के दो बच्चों ने क्या किया, उस ठेकुआ को ब्रांड बनाने के लिए उसका पैकेजिंग जाके देखिएगा,
वही ठेकुआ है जो हम और आप बनाते हैं अपने घरों में। उसी प्रोसेस के तहत वो क्या करता है, जैसा डिमांड होता है उसी के अनुसार वो अपने ठेकुआ का निर्माण करता है। पैकेजिंग इतना अच्छा बेहतर किया है कि वो डेली का है ना, वो टारगेट बना रखा है कि हमको 1 करोड़ कमाना है कितने दिनों में, 1 महीने में। तो यह देखिए, सोच के देखिए कि हम पैकेजिंग के लेवल पर अगर बेहतर कर दे रहे हैं तो जो वस्तु आपको सामान दिख रहा है ना आपके घरों में किस तरीके से बनाया जाता है, अगर हम पैकेजिंग बेहतर कर देते हैं उसका प्रोडक्ट डिमांड कितना बढ़ जाता है। और इसको लोग है ना टियर 1, टियर 2, टियर 3 जो शहर है वहाँ पे इसका डिमांड बढ़ रहा है। और उस शुरुआत कहाँ किया गया, एक झोपड़ी से शुरुआत किया इस बिजनेस को, ध्यान रखिए झोपड़ी से शुरुआत किया है। तो आपको यह भी समझना होगा कि पैकेजिंग कितना महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट को उपभोक्ता तक पहुंच स्थापित करने के लिए। तो ये आपको ये सब चीज़ें याद रखना। और ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि मैं केवल एक यह उदाहरण दे रहा हूं, आप हर स्तर पर जाके देख सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर बिक रहा है अधिक तो उसमें एक महत्वपूर्ण कारक उसके पैकेजिंग पर भी है कि पैकेज कैसे किया गया, पैकिंग उसका कैसे किया गया, उपभोक्ता पर उसको क्या प्रभाव पड़ रहा है, पहली दृष्टि में क्या रिएक्शन हो रहा है, अरे ये बहुत अच्छा पैकेट लग रहा है तो इसके अंदर का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। बिक्री, अब बिक्री के लिए क्या कर रहा है सरकार, क्या कर रही है, बिक्री व्यवस्था के लिए उपभोक्ता बाजार तक पहुंच उसको कैसे दे रहा है, ये अभी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना, भारत में कृषि विपणन एक समग्र प्रक्रिया है। तो यहीं पर जो बात यहाँ लिखा है इसी तरीके से समझिएगा। जो खेत से उपभोक्ता तक पहुँचाने की, उपज पहुँचाने के लिए, जो कृषि उपज को पहुँचाने के लिए ग्रेडिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण जैसी गतिविधियाँ शामिल होती है। राज्य स्तरीय कृषि उपज बाजार समितियों अधिनियमों द्वारा शासित होती है। तो यह इंपॉर्टेंट है कि भारत में इसको, इस जो प्रक्रिया है, ग्रेडिंग है, भंडारण है, परिवहन है, फिर उसके बाद वितरण है, उसके लिए राज्य स्तरीय कृषि उपज बाजार समितियां और केंद्र स्तरीय बाजार समितियों का कॉन्सेप्ट है। तो एक नियम, अधिनियम है, ऐसे ही नहीं किया जाएगा। अधिनियम के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से प्लस नियम के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे। तो भारत में यह कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको समझना होगा। कृषि विपणन के तौर पर इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना है, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध जो उत्पाद है उपलब्ध कराना है। और साथ, हालांकि भारत में परिवहन की कमी है, बाजार की जानकारी का अभाव है, बिचौलियों की बढ़ती संख्या है, सीमित ऋण जैसी चुनौतियां कृषि विपणन को प्रभावित करती है। फिर भी ध्यान रखिएगा, जब हम क्षेत्रगत तुलना करते हैं विश्व के साथ कृषि विपणन व्यवस्था में, तो कहीं पर आपको देखेंगे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कहीं पर नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो समग्र तौर पर हम यह कह सकते हैं कृषि व्यवस्था में कृषि विपणन एक उभरते हुए उत्पाद को, बनते हुए उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए एक क्या है, मूल्यगत वृद्धि करता है, मूल्यगत वृद्धि करता है उत्पादों में। जिससे क्या होता है, इसका लाभ दोनों को होगा, किसानों को उच्च मूल्य मिल जाएगा, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल जाएगा। तो टीट फॉर टैट, जैसा को तैसा वाला कॉन्सेप्ट होगा, या अधिकतम लाभ प्राप्त कर पाएंगे दोनों। तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, अगर हम कृषि विपणन उन सभी सेवाओं, गतिविधियों को जोड़ते हैं, देखते हैं, या उसके साथ एक साथ करके देखते हैं, खेत में उत्पादों के बाद कृषि उत्पादों को उपभोक्ता तक पहुंचाती है, तो उसके पीछे का संग्रहण, ग्रेडिंग, भंडारण, परिवहन और पैकिंग, वितरण की चर्चा होती है। इसको क्या करना है, संक्षिप्त रूप से चर्चा कर देना है। या आप क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है ना, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जिस पर हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है वितरण, नीचे लिखिएगा, वितरण कर सकते हैं इसको, वितरण। उसके बाद क्या करना है, इस तरीके का फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, संग्रहण, ग्रेडिंग, भंडारण और परिवहन, पैकेजिंग की चर्चा होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर किस रूप से चर्चा करना है। तो संग्रहण में किसानों की उपज को एकत्र सबसे पहले किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पहले सबसे पहले किसी भी खेत से पहले हम क्या उस उत्पाद को क्या करेंगे, संग्रहित करेंगे, एकत्र करेंगे एक जगह। उसके बाद ग्रेडिंग करेंगे, उपज की गुणवत्ता के आधार पर। आप देखते होंगे बहुत से कृषि मंडियों में आपको उसकी नमी चेक करने के लिए मशीन दिया जाता है, या मंडियों में पहुंचने से पहले किसान अपने उत्पादों को क्या करते हैं, गुणवत्ता चेक कर लेते हैं, कितना नमी उसमें है, तो इसका मूल्य ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, उसके आधार पर वस्तुओं का वो क्या करते हैं, विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। फिर उसका भंडारण, उत्पादक सुरक्षित रखने के लिए उचित भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा उत्पाद होगा जो जल्दी समाप्त हो जाता है, तो क्या होगा, बाजारों तक उसको जल्दी पहुंचा दिया जाता है, और जो लंबे समय तक रह सकता है, लंबे समय तक, ठीक है ना,
एक दो वर्षों तक जिसे हम भंडारित कर सकते हैं, तो उस उपज को बाद में जब आवश्यकता होगा, मान लीजिए बहुत से वस्तुओं का ना उत्पादन का समय डिमांड नहीं होता, जैसे आप आलू की बात कर सकते हैं। आलू जब बहुत अधिक उपज होता है तो 2 रुपये 3 रुपये किलो मिलता है। हालांकि मार्केट में अब वो बात नहीं रही, पहले जब हम लोग छोटे थे तो 2-3 रुपये आलू केजी के हिसाब से मिला करता था। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आउट ऑफ सीजन हो जाता है, आउट ऑफ सीजन जैसे बरसात के मौसम में वही आलू आपको 40-50 रुपये मिलता है, तो क्या होता है, तो इस प्रकार के भंडारण व्यवस्था अगर कर दी जाएगी तो वस्तुओं का जो मूल्य है वो आवश्यकता के अनुसार पर जब मार्केट में डिमांड बढ़ने लगेगा तो उसकी पूर्ति इस माध्यम से हम कर सकते हैं। उसके लिए जो भंडारण में लागत रखने का है वो नाम मात्र का होना चाहिए। तो क्या होता है, किसानों को इसका अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। परिवहन, अब उपज के खेत में मंडियों और उपभोक्ताओं को पहुंचाना होता है। इसके लिए आपको जो एसी वाला ट्रक होता है, परिवहन होता है, उसकी आवश्यकता हो जाती है। साथ ही साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होना चाहिए। ये सब बातें हो जाए। पैकेजिंग में मैंने क्या बोला, सही तरीके से पैक करना होता है, जिसमें आप किसी भी सामान्य वस्तु को है ना, उत्पाद को बेहतर ग्रेडिंग करवा के, बेहतर पैकेजिंग करवा के उसको उच्च मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। वितरण, उत्पादों का अंतिम भोक्ता तक पहुंचाने का जो तरीका है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इकोसिस्टम, उसकी बात होती है। तो कुल मिलाकर इसका थोड़ा सा आप जैसे ये लिखा हुआ उस तरीके से आप चर्चा कर सके ताकि कृषि विपणन के संदर्भ में इसकी बात की जा सके। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसी में। अब है कि उत्तर प्रारूप का जो मुख्य भाग है उसका पहला जो पार्ट है, मुख्य भाग का जो पहला पार्ट है कृषि में विपणन। भारत में कृषि विपणन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, बहुस्तरीय व्यवस्था, एक अवस्था नहीं है। खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था है उसमें चेन श्रृंखला है, या हम जिसको चेन श्रृंखला बोलते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर केवल हम भंडारण ही कर दें और व्यवस्था ही नहीं दें तो क्या होगा, समस्या होगा कि उपभोक्ताओं तक वस्तु सही तरीके से नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक स्तर पर हम चीज़ों को देख लेंगे। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर क्या होगा। तो ग्राम स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर इसकी चर्चा होनी चाहिए कि हम व्यवस्था को कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिए, ग्रामीण स्तर पर या हाट बाजार, आप सुनते होंगे छोटे पैमानों पर किसानों द्वारा स्थानीय बिक्री होती है। तो देखते होंगे एक सप्ताह में 1 या 2 दिन जैसी आवश्यकता होती है बाजार की, उपभोक्ताओं का जैसा डिमांड होता है, ध्यान रखिएगा हाट निर्माण, हाट का संचालन किया जाता है। आप देखे होंगे, अपने आसपास जाइए गांव देहात में या अपने स्तर पर अपने गांव में जाके देखिए, प्रत्येक किसी खास दिन, 2 दिन, 1 दिन, जो भी आवश्यकता जिस अनुसार उस उपभोक्ता क्षेत्र, उस क्षेत्र में उपभोक्ताओं का होगा, एक डेट फिक्स कर लिया जाता है और उसी डेट को ना प्रत्येक सप्ताह में हाट लगाया जाता है। वस्तुओं का क्या होता है, वस्तुओं को वहाँ लाया जाता है, बेचा जाता है, जो भी उत्पाद होंगे तो ऐसे व्यवस्था की जाती है। उसके लिए पंचायती राज व्यवस्था में प्रावधान किए गए हैं। किसको, कि लोकल गवर्नमेंट को क्या शक्ति दी गई है, उसके लिए व्यवस्थाएं करने के लिए, उसके लिए उसका जो टैक्स होगा उसको संग्रह करने के लिए, सब बातें ध्यान रखिए। ग्रामीण सहकारी विपणन समितियां, तो ग्रामीण स्तर पर भी समितियां गठित की जाती है जो पंचायत लेवल पर होगा। हालांकि इसका क्रियान्वयन जिला स्तर के समितियों के माध्यम से होता है। कानून राज्य के स्तर पर बनाए जाते थे, ये सब याद रखें। किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए और बिचौलियों को कम करने के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कृषि में अधिक मूल्य नहीं मिल पा रहा है किसानों को, तो इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारक है बिचौलियों का। ध्यान रखिएगा, बिचौलियों का। बिचौलियों कहने का अर्थ है कि जो किसान को औने पौने दाम पर येन केन प्राकृतिक तरीके से खरीद कर लेते हैं। इसके लिए मंडी में वो अपना साठ गांठ बनाए रखते हैं। दूसरा, मूल्य का भय दिखा देते हैं, मूल्य का भय। तीसरा, उत्पाद की गुणवत्ता को चिन्हित कर देते हैं कि आपका उत्पाद क्या है, बेहतर नहीं है तो आपको उचित मूल्य नहीं मिलेगा। आपको याद होगा, मैं डीएनए में एक बार बोला था, अपनी दादाजी का कहानी बताया था आपको। मैं गया था मैट्रिक करके घर, तो वहाँ पर मेरे जो गेहूं का फसल था उसको ले जाके मंडी में बेचना था, लोकल मंडी में। तो मेरे गांव के आसपास के जितने किसान थे, लगभग 60-70 ट्रैक्टर से अपने उपज को लेकर जा रहे थे। और यहाँ इतना समय का इतना क्या होता है,
समय का इतना मूल्य होता है, वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप सही समय पर अपने उत्पाद को मंडियों में नहीं लेकर गए तो मंडी में जो बिचौलिए बैठे हैं वो क्या करते हैं, आपको आपका नंबर ही नहीं आने देंगे। तो आपको पता चलेगा आपका जो ट्रॉली है वो बाहर ही मार्केट से खड़ी है। तो जब समय जैसे ही बीतेगा, आपका 12 बजे जैसे ही होगा, 12 PM जैसे ही होगा, आपकी दिल की धड़कन बढ़ने लगेगी, क्योंकि आपको फिर लौटना भी तो है ना घर, और जो आप भाड़े पर लेकर आए हैं ट्रैक्टर उसको मूल्य भी देना है, नहीं तो एक्स्ट्रा वो पैसे लेगा। तो अगर आप नहीं ऐसा करिएगा, अपने उपज को नहीं बेचिएगा, तो आपको जितना का उपज का मूल्य नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको भाड़े और आपकी व्यवस्थाओं में समाप्त हो जाएगा। तो अंत में क्या होता है, बिचौलिए इसी का फ़ायदा लेते हैं और क्या करते हैं कि आपको औने पौने दाम पर सामान खरीद लेते हैं। और मजबूरन किसान क्या करता है, वो उपज को दे ही भी देता है, क्योंकि उसको लाने और ले जाने में उस मूल्य से ज़्यादा जितना उसका वैल्यू नहीं है उससे ज़्यादा उसका खर्च हो जाएगा। इस संदर्भ में बिचौलिया अपना साठ गांठ हर जगह क्रिएट करके रखते हैं। और इसके लिए ऐसा नहीं, शुरुआती दौर से ही व्यवस्थाओं में पदाधिकारियों का साठ गांठ हुआ करता था। हालांकि अब के दिनों में जब हम वर्तमान की बात करें तो बहुत सी व्यवस्थाएं चेंज हुई, यह मैं बात कर रहा हूँ बहुत पहले की बात। पर हालांकि कुछ ऐसी मंडियां जहां पर दबदबा अभी भी बिचौलियों का बना रहता है। तो यह सबसे पहला प्रयास होता है कि बिचौलियों को क्या करें, किसान सहकारी ग्रामीण सहकारी समितियां, इन दो काम महत्वपूर्ण है, उचित मूल्य दिलाना उसका है और बिचौलियों से दूर करना है। अब ध्यान रखिए, ग्रामीण सहकारी विपणन समितियां किसानों उत्पादों के समूह को अपने किसी उत्पाद सामूहिक रूप से बेचने, उसके लिए बेहतर कीमतों पर बातचीत करने और लागत कम करने, बाजार की शक्ति बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। हालांकि ऐसी अपेक्षा की गई है ग्रामीण जो सहकारी विपणन समितियां है, ये कुछ मूलभूत बात है जिसके आधार पर किसानों को क्या करेगा, उसके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाएगा, उससे अपने प्रोडक्ट पर, अपने उत्पादों पर बार्गेनिंग करने की क्षमता डेवलप करवाएगा, या बाजार की शक्ति बढ़ाने के लिए कि बाजार में इसके लिए पहुंच स्थापित हो सके, इसका ऐसा काम करेगा। उसके लिए ध्यान रखिए, पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो होता है, जो गांव और ब्लॉक स्तर पर कृषि ऋण और वितरण भी सहायता कराता है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, नियम कानून बने हुए इसके लिए। तो ये सब चीज़ें याद रखना। जिला सहकारी विपणन समितियां भी बनी हुई है जो किसानों को उपज को लेकर मंडी या राज्य फेडरेशन तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर पाते हैं, दो स्तरीय देखते हैं ग्रामीण सहकारी विपणन व्यवस्थाएं यहाँ पर भारत में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब हम द्वितीय स्तर पर आते हैं, जहां पर मंडी प्रणाली कॉन्सेप्ट आता है। मंडी प्रणाली कहने का मतलब APMC, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट कम्युनिटी मंडियां जिसको हम लोग बोलते हैं। जिला स्तर पर आपको यह देखेगा, राज्य के स्तर पर दिख जाएगा, राज्य के स्तरों द्वारा विनियमित मंडियां जहां किसानों के उत्पाद को नीलामी होती है। यह पहले जो था वो गाँव के स्तर पर होता था, ब्लॉकों के स्तर पर हो सकता था। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो मंडियाँ होंगी किसी खास क्षेत्र के उद्देश्य से बनाए गए होंगे। केवल आपको राज्य के अंदर निर्धारित क्षेत्र में जो जिला स्तर पर क्या होंगे, प्रबंधन इसका किया जाएगा, जहां पर किसानों को उचित क्या करेंगे, उत्पादों की नीलामी होती है। अब इसके अतिरिक्त सहकारी विपणन संघ भी बनाया, जैसे नेफेड की बात, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन की बात हो जाएगी। यह भी कार्य करता है, किसानों के उत्पादों को संग्रहित कर बाजार में उपलब्ध कराता है। उसके प्रत्यक्ष विपणन भी होगा, जो किसानों से उपभोक्ताओं को सीधी आपको आपूर्ति, जैसे किसान मंडी, किसान बाजार जैसे कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं। अर्थात रोल मॉडल के आधार पर इस प्रकार के आपको व्यवस्थाएं बनाई जाती है। किसान मंडी बना दिया जाए, किसान बाजार बना दिया, जहां पर यहाँ पर इस प्रकार के उत्पादों को बेचा जाएगा, जहां पर सरकारी संस्थाएं आपको कानूनी तौर पर मदद करते हैं किसानों को। इस तरीके से याद रखिए, द्वितीय स्तर पर होता है। तृतीय स्तर पर क्या है, राज्य स्तर की विपणन संस्थाएं काम करती है, और जैसे फूड कॉर्पोरेशन, नेशनल लेवल पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI होगा, या भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED भी यहाँ पर काम कर सकता है, जो कृषि उत्पादों को संग्रहित और निर्मित करेगा। जिला स्तर पर काम करता है। इसके अतिरिक्त तृतीय स्तर में जहाँ पर साझा कॉन्सेप्ट होगा, साझा क्या है, प्रयास किए जाएंगे, जहाँ पर यह स्थापित जिला में भी होगा। ध्यान रखिएगा, जिला क्षेत्र में, क्योंकि कहीं भी स्थापित होगा तो जिला में, किसी राज्य के अंदर जिले में होगा, या ब्लॉक स्तर पर कहीं करा दिया जाएगा। जहां पर हम परिवहन की व्यवस्था अच्छी होगी, जहां पर जो उत्पाद
प्राप्त होने में आसानी होगा, किसानों की पहुंच अच्छी हो पाएगी, जिसके माध्यम से आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पर व्यवस्थाएं स्थापित है जिससे किसान अधिक मूल्य प्राप्त करते हैं। जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड दूध और दूध उत्पादों का वितरण करता है। इस प्रकार की संस्थाएं जो स्पेशल कैटेगराइजेशन के आधार पर स्पेशल किसी खास उत्पाद के लिए भी राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर क्या करती है, इस प्रकार के बोर्ड का निर्माण कर देती है। और जो उससे संबंधित जो कृषक होंगे तो क्या होंगे, उनको वस्तुओं तक बेचने में पहुंच स्थापित करने में आसानी होगा। ई नेशनल, ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर मार्केट, जिसे ई नाम नया दिया गया, हाल के दिनों में सबसे उन्नत व्यवस्थाओं में यह गिना जाता। इसका ध्यान रखिएगा। इसका जो हम बोलते हैं फीडबैक के तौर पर विश्व के बहुत से संस्थाओं ने क्या किया, ब्राजील, इसका नाम याद रखिएगा, ब्राजील ने, केनिया ने, मॉरिशस ने, फिर आपको नामीबिया जैसे देशों ने क्या है इस व्यवस्थाओं को अपनाने के, अपने यहाँ केस स्टडी करने के लिए हमारे देश में लोगों को, अपने देश के पदाधिकारियों को भेजा था। यहाँ पर जब एफओ में इसकी चर्चा हो रखी है ई नाम कॉन्सेप्ट का, कि एक जगह किसानों को पहुंच बनाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया गया जहां देश के सभी मंडियों को एक साथ जोड़ दिया गया और सरकारी संस्थाओं को क्या बोला गया कि आप इन उत्पादों को जब प्राथमिकता के साथ खरीदेंगे तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया जो विभिन्न मंडियों को जोड़ता है, किसानों को देश भर खरीदार तक पहुँचाने में मदद करता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट सरकार लेकर कार्य कर रही है तृतीय स्तर पर, जहाँ पर अभी हम क्या किए हैं, एआई कॉन्सेप्ट भी लेकर आ गए हैं। एआई, डाटा एनालिसिस, आईओटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इन ई मार्केट एग्रीकल्चर में, जहां पर हम और भी उन्नत व्यवस्थाओं को दे पाएंगे किसानों को। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखना। अब हम आते हैं इसका सहायक संरचना में। भारत में कृषि विपणन के लिए जब हम प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक स्तर बात कर लेते हैं कि तीनों लेवल पर हम व्यवस्थाएं क्या है, पर अब इसके अतिरिक्त हम संरचना क्या रखें, सहायक संरचना। तो इसके लिए भंडारण गोदाम की व्यवस्था करते हैं, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटर परिवहन की बात करते हैं। जो कोल्ड परिवहन, आपको बसें होंगी, ट्रक होगा और रेलगाड़ियां होती है, तो इस तरीके से उत्पादों को, डेयरी उत्पादों को ले जाने में आसानी होती है। कृषि निर्यात क्षेत्र, एग्री एक्सपोर्ट जोन क्रिएट किया जाता है वैश्विक स्तर पर विपणन के लिए। जैसे बहुत से जगह पर, वाराणसी में आपको स्थापित है, अभी बिहटा में बनाया जा रहा है, बिहार में कुछ और भी 9 क्षेत्र में, बिहार के 9 क्षेत्र को क्या किया गया है, नोटिफाई किया, जहाँ पर इस प्रकार के एग्री एक्सपोर्ट जोन बनाए जाएंगे। इस तरीके से याद रखिए। प्रसंस्करण उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ उत्पादों के मूल्य को संवर्धन करती है। तो इस प्रकार के सरकार सहायक संरचना भी निर्माण करती है, जिसका सीधा अर्थ यह होता है कि किसानों के उत्पादों को क्या करना है, को कृषि विपणन तकनीक से जोड़ देना है, तकनीक से जोड़ देना है। अब उसके कृषि विपणन में अलग अलग चैन पुल है, उसके साथ हर स्तर पर काम करेगा। हम कोल्ड स्टोरेज का निर्माण जितना अधिक तरीके से उन्नत वाले बनाएंगे, किसानों को उतना ही कम मूल्य पर लोग क्या कर पाए, अपने उत्पादों को संरक्षित कर पाएंगे। कृषि निर्यात क्षेत्र को हम जितना डेवलप करेंगे, इकोसिस्टम जितना डेवलप करेंगे, उत्पाद उतना ही क्या होगा, वैश्विक स्तर पर पहुंच बना पाएगा, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की मांग वैश्विक स्तर पर होती है। अब जब कृषि विपणन के संरचना की बात कर लिए, उसकी सहायक संरचनाएं क्या क्या है, उसकी व्यवस्थाएं क्या है, तो अब हम बात करेंगे कृषि दूसरा भाग जो है, मुख्य जो पार्ट है प्रश्न का, डिमांड 2 का, उसका जो दूसरा भाग है उसमें कृषि विपणन व्यवस्था की कमजोरियां क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बना के आप इस कमजोरियों को क्या कर सकते हैं, रेखांकित करते। इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जितना इसमें देखिए, केवल मैं 5 ही को लिया हूँ क्योंकि उत्तर भी एक लिमिट में लिखना है ना, तो हो सकता है इसके अतिरिक्त आप इसको और भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। जब चर्चा कीजिएगा तो कुछ महत्वपूर्ण पर चर्चा कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना, फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बना के यहाँ पर दर्शा देना है। क्यों दर्शा देना है कि जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए आप उत्तर में क्या लिखने वाले हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा। तो बिचौलियों की अधिकता है तो किसानों को कम मूल्य मिलेगा, तो इसके संदर्भ में सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, तो उसके लिए कुछ बातें कर लेंगे। भंडारण सुविधा की कमी है, अभी भी जितनी क्षमता वैश्विक स्तर पर है, भारत में भंडारण क्षमता उसके अनुपात में कहीं कम दिखता है, तो ये भी आपको एक समस्या होगा। बिहार के स्तर पर और कम है। परिवहन और संरचना का अभाव होता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते तो जो गुणवत्तापूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम कृषि उपज को लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना कम कर सकते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना कम कर सकते हैं, और इस पर मैं पहले भी डीएनए में चर्चा करा, लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होता है, उस पर विस्तृत चर्चा क्या होता है, तो सभी चीज़ें आप लोग देखते रहिएगा। मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी होनी चाहिए।
देखिए, मूल्य निर्धारण किसानों के हाथ में तय होना चाहिए, मेरा भी यही मानना है। जो उत्पादन कर रहा है ना, उत्पादन जो कर रहा है उसको अंतिम मूल्य तय करने का हक होना चाहिए, अंतिम मूल्य तय करने का हक होना चाहिए। पर जब हम इसकी बात शुरुआती दौर से करते थे ऐसा होता नहीं था, क्योंकि बिचौलिया कॉन्सेप्ट था, राज्य की सहकारी समितियों और के पदाधिकारियों का मिली भगत हुआ करता था। पर वर्तमान समय में ऐसे कानून बनाए जा चुके हैं, ऐसी व्यवस्थाएं क्रिएट की जा चुकी है कि किसान अपने उचित मूल्य, जैसे ई नाम कॉन्सेप्ट, अगर ई नाम में हम जाते हैं, मान लीजिए ई नाम में हम अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, उत्पाद बेचना चाहते हैं, मंडी में बेचना चाहते हैं, तो मान लीजिए वहाँ पर हमको बिहार के मंडी में 100 रुपया मिल रहा है, मान के चलिए बिहार के मंडी में 100 रुपया मिल रहा है, पंजाब में हमको 500 रुपया मिल रहा है, और मान लीजिए केरल में हमको मिल रहा है 700 रुपया। तो हम कहाँ मेरा किसान बेचेगा? ऑटोमेटिक केरल भेजेगा। तो इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई है, उसके उत्पाद को लेना है और ट्रांसपोर्ट माध्यम से भेज देना है। तो क्या होता है कि इस किसान को अपने प्रोडक्ट पर अधिक मूल्य मिलने की संभावना होती है। यही व्यवस्था किसानों को क्या पारदर्शिता, मूल्य में पारदर्शिता को क्या है, पारदर्शिता जितनी होगी, जितना कम होगा, अर्थात हम बात कर रहे हैं जो पारदर्शिता के स्तर को जितना हम बढ़ा देंगे, जो यहाँ पर भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। किसानों को भ्रम की स्थिति में नहीं रखना है कि हम उसको उत्पाद को कैसे हम बेचेंगे। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए कि तुमको हम 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद लेंगे और उसको हम बेच रहे 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। किसान को जब बाद में पता चलेगा तो उसको अपना सर पकड़ कर बैठना पड़ेगा, उसको सारी व्यवस्थाओं पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव व्यू उसका चला जाएगा। इसलिए मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता का उच्च होना, जो पारदर्शिता हम जितना अधिक स्तर नीचे लेवल पर लेकर आएंगे, किसानों तक पहुंचा देंगे, वो चीज़ें याद रखिएगा। किसानों की डिजिटल पहुंच का अभाव है, अभी भी किसानों पास क्या है पहुँच, जो किसानों डिजिटल कृषि डिजिटल की बात कर रहे हैं वो पहुँच कम है। अभी बहुत से हमारे भारतीय किसान को डिजिटल ज्ञान का अभाव है, कृषि डिजिटल ज्ञान। हालांकि सरकार हाल के दिनों में बहुत से प्रयत्न किए, बहुत सी कॉन्सेप्ट को लेकर आया है, फिर भी ध्यान रखिएगा किसानों के जो विश्व के साथ डिजिटल कृषि डिजिटल ज्ञान की हम बात करते हैं, तुलना कर लेते हैं, तो भारतीय किसान कहीं पिछड़ा हुआ दिखता है। और उसके बाद बिहार की स्थिति हम देख लेंगे तो और भी पिछड़ा हुआ दिख जाएगा। तो इस सब की चर्चा आपको करनी हो। चलिए अब हम इसमें बात करेंगे एक एक करके डाटा फैक्ट के साथ। देखिए मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको डाटा फैक्ट होना चाहिए, डाटा फैक्ट क्यों होना चाहिए। मैं अभी तक जितना बात कर रहा था सब हवाबाजियों वाली बात हो रही थी, कहीं भी डाटा फैक्ट था नहीं। क्यों? रीज़न उसके पीछे कि प्रश्न का नेचर ही वैसा था। जब आपका क्षेत्र आ जाए ना डाटा फैक्ट देने का, वहाँ पर कोताही मत कीजिएगा। रीज़न उसके पीछे है, जब आप तुलना डाटा फैक्ट के साथ, सरकारी आंकड़ों के साथ करने लगते हैं ना, तो आपका उत्तर है ना ऑथेंटिक हो जाता है, बेहतर हो जाता है। और अन्य स्टूडेंट के साथ आपका बेहतर उसके साथ कंपटीशन होगा ही नहीं, आपका कंपटीशन टॉपर लोगों के साथ होगा। तो आपको तय करना डाटा फैक्ट कैसे देना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बिचौलियों की अधिकता या किसानों को मूल्य कम करना। ध्यान रखें, बढ़ती क्रय शक्ति, कुछ खास शब्दों को ध्यान रखिएगा, अपने उत्तर में शामिल जरूर कीजिएगा। जैसे क्रय शक्ति, पूरा कॉन्सेप्ट है क्रय शक्ति है कि गतिशीलता, रुचियों को प्राथमिकता देना के बदलाव के साथ अधिक जानकारी और जागरूकता से युक्त उपभोक्ता तर्क संगत मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण और विभेदित उत्पादों की मांग करने लगे। अर्थात उपभोक्ता अब क्या कर रहा है ना कि हमको क्या चाहिए, हमकी क्रय शक्ति के साथ मिलनी चाहिए। हम जैसा प्रोडक्ट डिमांड करें वैसी वस्तु होनी चाहिए। अगर हम मान लीजिए 10 रुपये का डिमांड कर रहे हैं, 10 रुपये का प्रोडक्ट का, वो भी मार्केट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम 100 रुपये प्रोडक्ट उसी वस्तु का, मान लीजिए चना का पैकेट खरीद रहे हैं, आप चना का एक पैकेट खरीद रहे हैं, तो 10 रुपये मूल्य का भी होना चाहिए, 100 रुपये के मूल्य का भी होना है, क्योंकि उपभोक्ता इंपॉर्टेंट पार्ट है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति कितना है, तो यह गतिशीलता जो बनी हुई है उसके आधार पर क्या होना चाहिए, प्राथमिकताओं में बदलाव, अधिक जानकारी और गुणवत्ता जानकारी युक्त उपभोक्ताओं के तर्क संगत मूल्य होना चाहिए, जिसके आधार पर उपभोक्ताओं तक पहुंच उन वस्तुओं की समान तौर पर होनी चाहिए। यह उपभोक्ताओं का नेचर चेंज हो गया। पहले ऐसा नहीं था कि आप 10 रुपये का चना का पैकेट भेज दिए तो 10 रुपये का चना पूरा मार्केट खरीद रहा है, वो गुणवत्ता कैसा है नहीं। पहले अगर मान लीजिए 15-20 सालों के आकलन कर ले तो एक ही प्रकार के प्रोडक्ट, क्योंकि कंपटीशन था ही नहीं, प्रतिस्पर्धा था ही नहीं, क्रय शक्ति क्षमता बढ़ी ही नहीं थी उपभोक्ताओं का। अब क्रय शक्ति, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रेलवे का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। बहुत से लोग जनरल डिब्बे में जाते, बहुत से लोग क्या करते हैं स्लीपर में जाते हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं एसी में जाते हैं, उसमें भी 3 अलग अलग स्तर है। कुछ लोग क्या करते हैं 3 महीना
पहले टिकट कटा लेते। रीज़न उसके पीछे कि उनको सीट रिजर्वेशन हो जाना चाहिए, या दूसरा उपभोक्ता हो कि उनको लगे कि जब हम तत्काल कटाएंगे, तत्काल टिकट जब कटाए अधिक मूल्य देना पड़ेगा, या प्रीमियम तत्काल जब हम कटकाएं और भी अधिक देना होगा। पर ध्यान रखिए, ऐसे उपभोक्ता तो हमारे मार्केट में है ना, जो प्रीमियम तत्काल टिकट काट के भी अपनी क्या कर रहे हैं, अपना यात्रा कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, व्यवस्थाएं जब तक नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, उपभोक्ता उस चीज़ का अधिकतम लाभ ले नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि वस्तुओं की मांग, वस्तुओं की डिमांड किस रूप से प्रभावित होती है, ये सारे फैक्टर याद रखिए। अब इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक कॉन्सेप्ट आता है। सुदृढ़ीकरण करना, विस्तारीकरण करना एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक समस्या के तौर पर देखी जाए। अभी तक खास उत्पादों को लगभग 22 से जो अनिवार्य प्रोडक्ट है उस पर ही आपको एमएसपी को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब उसके अतिरिक्त 2 जो फसल अतिरिक्त है उस पर भी दे दिया जा रहा है अलग मूल्य से। तो एमएसपी की बात करते हैं, जब हम 22 से अनिवार्य प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट की बात करें, तो क्या इसका विस्तार नहीं होना चाहिए? विस्तार नहीं होना, किसानों को और भी जो उत्पाद उनके हैं जो मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं उसको एमएसपी या इस प्रकार के कोई ऐसे कानून जिसके माध्यम से किसानों को लगे कि हमको अधिक मूल्य मिलेगा, उसके लिए किसान सरकार उसके लिए पहले से ही तैयार है कि अगर मार्केट में वो मूल्य नहीं मिलेगा तो हम तुमसे खरीदने को तैयार है। तो ऐसे क्या होगा, इससे क्या होगा कि अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ेगा, किसानों का अधिक रिस्क लेना सीखेंगे। तो इसके लिए हम ऐसी व्यवस्थाओं को क्या करें, ये सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर देखा जाता है। अब ध्यान रखिए, ऐसा क्यों? टॉप का नाम सुने होंगे, बहुत चर्चा का विषय था हाल के दिनों में। तो जैसे टमाटर, प्याज, आलू, अब ध्यान रखिएगा, किसानों को उपभोक्ता मूल्य का लगभग 33% प्राप्त होता है टमाटर का। अगर मान लीजिए हमको 40 रुपये में अगर टमाटर मिल रहा है तो उसका 33% ही किसानों को मिल रहा है। अरे ये आंकड़े सरकारी आंकड़ों के आधार पर लिया गया है, जिसमें आपको ध्यान रखिए ये शोध पत्रिका है, शोध पत्रिका से लिया गया, रिसर्च आपको यूनिवर्सिटी में कराए गए थे, जिसके माध्यम से इसके माध्यम से ये डाटा को कलेक्ट किया गया। अब ध्यान रखिएगा, प्याज का 36% मिलता है। अगर प्याज आपको 30 रुपये केजी के हिसाब से मिल रहा है तो उसका मात्र 36% आपको किसानों के जेब में जाता है उसका मूल्य का। आलू के लिए 37% जाता है, सोच के देखिएगा। तो आपको ये समझ विकसित करनी होगी कि अगर हम टॉप जो सबसे डिमांड की वस्तुएं हैं उपभोक्ताओं के लिए, अब मान लीजिए इसके बिना सब्जी नहीं बन सकती है किसी भी घर में, तो सबसे डेली का यह खपत है। तो अगर मान लीजिए डेली की खपत में किसानों को हम अधिकतम मूल्य नहीं दिलवा पा रहे हैं तो ये एक हमारा संरचनात्मक समस्या है ना। तो इसको हम संगठन के स्तर पर ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हम मंडियों में व्यवस्थाएं करा सकते हैं, उसके लिए और भी बेहतर विकल्प तलाश कर सकते हैं। तो इसका क्या, अधिकतम मूल्य मिलना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त ध्यान, घरेलू बाजार में किसानों केले के लिए अंतिम मूल्य का 31% मिलता है। मान लीजिए केला अभी कितना, कैसे रुपए दर्जन, 50 रुपये 60 रुपये पूजा के दिनों में मिलता है, तो उसका मात्र 31% क्या है किसानों के जेब में जाता है। बाकी बिचौलिया है, बाकी जो अंतिम जो बेचने वाले विक्रेता उसको मिल जाता है। जितना का मान लीजिए मूल्य नहीं है किसानों के जेब से निकलता है, उससे ज़्यादा तो विक्रेता कमा लेता है। इस चीज़ को समझिएगा। विक्रेता क्या होते हैं, बड़े बड़े जिला में, बड़े बड़े गाँव में, क्या अपने शहरी छोटे छोटे बड़े बड़े बिल्डिंग बना के रखे हुए, किसान एक टाट के घर में अपना जीवन यापन कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है उसी को नहीं व्यवस्थाएं मिल पा रही है। इस तरह के भारत स्थितियां बनी हुई है। अब ध्यान रखिएगा, अंगूर के लिए 35%, आम के लिए 43% आपको क्या होता है, अंतिम मूल्य किसानों को मिल पाता है। जो कुल मूल्य का, जो अंतिम मूल्य का जो वस्तु बाजार में मिल रहा है, आम मान लीजिए अभी के दिनों में 200 रुपये केजी के हिसाब से मिल रहा है, तो उसका मात्र 43% किसानों को मिल रहा है। बाकी सब बिचौलिया और संबंधी जो चैन पुल है वो खा जा रहा है। इस चीज़ को समझिएगा। उपभोक्ता साल में कम से कम 2 बार टमाटर, प्याज और आलू टॉप के लिए कीमतों को लेकर चिंतित रहता है। आपको हर साल यह देखने को मिल जाएगा, टॉप के लिए उपभोक्ता परेशान होता है। कभी क्या होगा, 2 रुपये केजी हो जाएगा, कभी 10 रुपये केजी हो जाएगा, कभी 200 रुपये केजी हो जाएगा, कभी आपको 150 रुपये केजी। यही चीज़ें हो जाएंगी जिसमें हम टमाटर की बात करते हैं और उसके बाद प्याज की बात करते हैं। तो क्या होता है, इसके लिए हाल ही में सरकार क्या की है, अपने यहाँ से खरीद बिक्री करवा दी है। तो ये आपको याद होगा, अभी हाल के दिनों में सरकार टॉप को लेकर नीतियाँ बनाई है। तो आपको याद होगा, कम बारिश और ज़्यादा कम तापमान पर मौसमी कारकों के कारण कीमतें बढ़ जाती है, पर इसका अधिकतम लाभ किसानों को नहीं मिलता है, बिचौलियों को मिल जाता है, क्योंकि उनके पास भंडारण क्षमता अपना वो बना के रखते। किसान के पास भंडारण क्षमता है ही नहीं, और किस भंडारण का जो कॉन्सेप्ट है राज्यों के स्तर पर, ग्रामीण के स्तर पर, उसका
स्थिति वर्तमान में क्या है सभी को पता है। ग्राउंड लेवल पर जाकर चेक कीजिएगा, अधिक किसान उस तक पहुँच ही स्थापित नहीं कर पाते, या भंडारण करवाने के लिए उनको उचित मूल्य क्या कहते हैं अधिक मूल्य देना पड़ता है, जिसके माध्यम से अधिक किसान क्या करते हैं कच्चे उत्पाद को ही क्या करते हैं मार्केट में भेज देते हैं। डेली कबाड़ो डेली मार्केट में भेज दो। तो इस तरीके से जो मौसमी माल से बढ़त होती जो अधिकतम लाभ, क्योंकि उपभोक्ता उसके लिए पैक कर रहा है, ऐसा नहीं कि मैं ये बात बोल रहा हूँ आज। सेकंड होल्ड कीजिएगा, लग रहा है कुछ इशू हो गया। हाँ चलिए ठीक हो गया। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उपभोक्ता इसको नहीं खरीदते हैं। 2 रुपये केजी है तब भी उपभोक्ता खरीद रहे हैं, 200 रुपये केजी है तब भी खरीद। मात्रात्मक रूप से कम जरूर हो जाता है खरीद के सामान में। मान लीजिए अभी 5 केजी खरीदेंगे तो यहाँ पर हो सकता है 1 केजी खरीदेंगे, यही अंतर होगा। पर उपभोक्ता का डिमांड है, ऐसा नहीं कि लोग खरीदने वाले नहीं है। अब ध्यान रखिए, डेयरी जैसे अन्य उत्पादों में विपरीत किसानों का अंतिम मूल्य लगभग 70%। डेयरी उत्पादों में आपको देखने को मिलता है कि जितने का है उसका 70% अंतिम मूल्य, मान लीजिए 60 रुपये केजी दूध क्या 60 रुपये लीटर दूध मिल रहा है, तो उसका 70% क्या है किसानों को मिल जाता है, जो उसके दूध के लिए जो संबंधित किसान काम कर रहे हैं। वहीं पर अंडा उत्पादक को 75%, सबसे ज़्यादा आपको अंडा उत्पादक में अंतिम मूल्य प्राप्त होता है किसानों को, याद रखिएगा। तो यह भी एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे बेहतर अंडा उत्पादन का 75% अंडा वाले को मिल जाता है, जबकि पोल्ट्री मांस के लिए किसानों जो एग्रीगेटर से संयुक्त हिस्सेदारी 56% है, जब भी आपकी याद रखिएगा। जबकि वहाँ पर जो बिचौलियाँ हैं, जो एग्रीगेटर्स है किसान, उसके संयुक्त हिस्सेदारी कितना है 56%, पर उसका मूल्य का कितना मिल जा रहा है अंत में 75%। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। तो किसानों के जो कार्य करने के लिए ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, तो इसका मतलब डिमांड आंकड़े क्या कर रहा है, कृषि व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की जरूरत है। अर्थात हमें मांग आधारित और मूल्य आधारित वस्तुओं का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कृषि विविधीकरण का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसी के कारण कृषि विविधीकरण होना चाहिए हर मार्केट में। हर किसानों को पता होना चाहिए कि हम केवल जो रोज़मर्रा की चीज़ों को अगर उत्पादन कर रहे हैं अधिकतम, तो हमें मूल्य कम मिल रहा है, पर हम डिमांड्स क्रिएट वाला जो अधिक प्रोटीन से युक्त हैं उसके उत्पाद कर रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है कि हमको अधिक मूल्य मिल रहा है। तो यहाँ पर संतुलन होना चाहिए इस क्षेत्र में, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त हम बात कर रहे हैं भंडारण सुविधाओं की कमी। तो जब हम बात करते हैं 2024-25 के आंकड़े तीसरे अग्रिम अनुमानों के आधार पर, तो ध्यान रखिएगा भारत में 353.96 मिलियन टन खदानों के रिकॉर्ड उत्पादन किया। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। हम इतने स्तर पर क्या आपको उत्पादन कर रहे हैं खदानों का। इसमें गेहूं की बात करें तो 17.51 मिलियन टन है। और चावल आपका जो महत्वपूर्ण जो डिमांड्स बाज़ारों में होता है, 2 वस्तुओं का सबसे ज़्यादा खदान के तौर पर हम उत्पादन करते हैं। हम जो अधिक मूल्य वाले वस्तु होती है जिसे हम नकदी फसल कहते हैं, उसका उत्पादन कम होता है। पर ध्यान रखिएगा इन दोनों की केवल खदान उत्पादन की बात करें, खाने योग्य अनाजों की बात कर ले, तो इसमें भारत ने रिकॉर्ड क्या किया है, आंकड़े लाए हैं, उत्पादन किया। पर उसके लिए सबसे बड़ा ध्यान यह रखना है, जितना अधिक उत्पादन होगा उसको रखने की व्यवस्था अधिक होनी चाहिए। सुरक्षित रखने का बात कर रहे हैं, उसको व्यवस्था ये उतना उन्नत होना चाहिए, व्यवस्था उन्नत होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम इस सरप्लस उगा के भी क्या कर लेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही हो जाएगी कि हम अतिरिक्त उत्पादन कर रहे हैं, तो हमारे पास FCI जैसा कॉन्सेप्ट है। तो आप नहीं सुनेंगे जो कैग का रिपोर्ट में बोला गया चूहा खा गया, 10 टन आपको FCI का अनाज खा गया। किसी FCI गोदाम में 20 टन खा गया, किसी में 100 टन खा गया, चूहा ही खा जा रहा। सोच के देखिए, बाहरी जगहों पर रख दिया जाता है FCI के गोदाम में तो सड़ जाता है अनाज। समझ के देखिए, सोच के देखिएगा, इस व्यवस्थाओं में अगर हम अधिक उत्पादन कर भी ले रहे हैं तो हम अनाज को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। उसका एकमात्र कारण है भंडारण व्यवस्था का उचित प्रबंधन ना होना। अब इसके पीछे ध्यान रखिएगा, आधुनिक भंडारण अवसंरचना होना चाहिए। केवल भंडारण स्तर नहीं होना चाहिए कि 4 दीवार खड़ा कर दिए, ऊपर से शेड लगा दिए और चारों तरफ से थोड़ा सा पंखा लगा दिया एग्जॉस्ट के लिए, ये नहीं हो सकता। उसके लिए हमको उन्नत श्रेणी का भंडारण क्षमता चाहिए, जो हम किसी देश के केस स्टडी के आधार पर भी हम उन्नत करवा सकते हैं।
अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए खदानों और जल्दी सड़ने वाले कृषि उत्पादों को सुरक्षित ढंग से संरक्षण किया जा सके, फसल कटने के बाद नुकसान कम से कम हो, मूल्य स्थिर है, इस व्यवस्थाओं को हम इसी आधुनिक भंडारण संरचना के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। अब भंडारण में बर्बादी से घटती है तो उत्पाद ज़्यादा समय तक खाने योग्य लाग रखता है, किसानों को अधिक सशक्तिकरण मिलेगा क्योंकि मूल्य अधिक मिलेगा। आवश्यकता के आधार पर डिमांड जब ज़्यादा हाई हो जाएगा तो हम ही वस्तुओं को क्या कर मार्केट में बेच सकते हैं, जैसे टॉप वाले कॉन्सेप्ट में या अन्य नकदी फसलों के संदर्भ में हम बात कर लेंगे। अब ध्यान रखिएगा, आप जब इसकी बात हो जाती है तो एक चीज याद रखना है, क्या, एक सेकेंड चलिए अब बात कर रहे हैं हम यहां पर, ओहो सॉरी, चलिए हम बात कर रहे हैं यहां पर, क्या कर रहे हैं इसके अतिरिक्त, वन सेकेंड चलिए अब इसके अतिरिक्त परिवहन और संरचना का अभाव है, ऐसा क्यों, रीजन इसके पीछे ध्यान रखिएगा, परिवहन और संरचना जितना बेहतर होगा उतना ही हम वस्तुओं को तीव्र पहुंचा पाएंगे या अधिक जो हानि होगी वस्तुओं का वो हम बचा पाएंगे। तो इसके लिए हम व्यवस्थाओं को, ग्रामीण क्षेत्र पर कच्ची सड़कों को बेहतर नहीं, हमारे यहाँ परेशानी होता है, उचित सड़क नेटवर्क हमारे यहाँ नहीं है। हम स्टेट हाईवे की बात कर रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर जो सड़कें होती हैं उनकी बात करें, नेशनल हाईवे में बहुत अच्छा काम किया गया। मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि भारत में स्टेट हाईवे का क्या स्थिति है, ग्रामीण स्तर की सड़कों की स्थिति क्या है। तो हम जब तक इन व्यवस्था, जहाँ से उत्पाद हमें प्राप्त होगा, अगर हम वहाँ पर इकोसिस्टम बेहतर नहीं करेंगे, इकोसिस्टम, तो क्या होगा कि हमारे तक आने में वो समय लग जाएगा या उसकी बर्बादी अधिक होगी। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। लॉजिस्टिक लागत भी आपको ध्यान में रखना है कि हम जीडीपी का 8% के बराबर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर 4 से 6% आपको क्या विकसित देशों में लॉजिस्टिक लागत है, अर्थात कम ले जाने में, परिवहन करने में खर्च पड़ रहा है। तो हम जितना अधिक हमारा मूल्य परिवहन में खर्च होगा, वस्तु का मूल्य अधिक बढ़ जाएगा। यह भी एक फैक्टर याद रखिए। रेल बनाम सड़क लागत प्रति टन किलोमीटर, भारत में रेल सस्ता मोड है, रोड बहुत महंगा है, यह भी एक चीज कारक है। तो हम रेल के माध्यम से अधिक क्या कर पा रहे हैं, वस्तुओं को भेजना चाह रहे हैं। तो क्या होता है, इसके लिए हम और भी रेल व्यवस्थाओं को उन्नत करना पड़ेगा। इसके लिए हमको ऐसी अवसंरचना निर्माण करने जिसके माध्यम से हम रेल उपभोक्ताओं हर जगह किसानों की रेल तक पहुंच नहीं हो पाती है। किसी खास क्षेत्र में ना आप देखते होंगे किसी खास रूट से वो रेल ट्रैक जा रहा होगा, पर रोड हम अधिक सब जगह से पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक डिपो बना हुआ रेल का, कि जहाँ से हम किसान, जैसे आपको दानापुर से मुंबई भेजने के लिए बनाया गया था ना, अब मान लीजिए किसान रेल बनाया गया, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों के पास सड़क सुविधाएं तो होनी चाहिए ना, बेहतर सड़क सुविधाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर जाएगा वहां तक। तो आपको सबसे पहले तो ग्रामीण स्तर पर जो सोचना है उसको ही बेहतर करना होगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। उदाहरण के लिए 1.96 प्रति टन किलोमीटर रेल के लिए बनाम, और वहीं रोड के लिए 11.03 आपको प्रति टन खर्च पड़ता है। तो रेल के लिए अगर हम वैसी व्यवस्थाएं हैं तो हमको उसके लिए उन्नत, सबसे पहले क्या करना होगा, ग्रामीण स्तर पर सड़क व्यवस्थाओं को ठीक करना होगा। तो हम रेल तक जो हमें लाभ दे सकता है प्रति टन पहुंच स्थापित करने में, उसका हम लाभ ले पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, हम आंकड़े देते रह जाएंगे। अब यहाँ सड़क घनत्व, ये भी याद रखिएगा, सड़क घनत्व लगभग 1.9 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के आधार पर भारत में सड़क घनत्व की बात करते हैं। वहीं संयुक्त राज्य में याद रखिएगा यहाँ 0.71% है, चीन में 0.4% है, तो हम इससे ज़्यादा है। लेकिन घनत्व के बावजूद भी एक चीज़ याद रखिएगा, गुणवत्ता, चौड़ाई, फुटपाथ की गुणवत्ता, रख रखाव का अंतर देखने को मिल जाता है इन राज्यों को, इन देशों की तुलना में। जाइए अमेरिका के एक वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ के भारतीय, यहाँ से भारतीय जो जाके वहाँ काम करते हैं अमेरिका में, वहाँ पर गांव का सड़क दिखाया था, गांव का सड़क, और तुलना करवाया था भारत के जो हमारा सड़क व्यवस्था है उससे। तो आपको पता चल जाएगा कि गुणवत्ता युक्त सड़क के कितना इंपॉर्टेंट है।
उसके लिए उस ट्रैक पर गांव के स्तर पर जो सड़क थी वहां पर, छोटे गांव के स्तर पर, तो चौड़ाई था उसका अधिक, उसकी रख रखाव अच्छे थे, फुटपाथ बनाया गया था ताकि सभी अपने अपने लेवल पर जाकर अपना परिवहन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर पाए। तो हमको सड़क घनत्व के मामले में तो अधिक है, पर उसकी गुणवत्ता, उसके व्यवस्थाओं के स्तर पर, रख रखाव के स्तर पर कोसों दूर है। तो हमको सबसे पहले यही ठीक करना होगा। विकसित यूरोपीय देश में अगर हम जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड आदि सड़कों की, ग्रामीण मार्गों की गुणवत्ता बहुत अधिक है, अच्छी है। ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसमों में चलने वाली सड़कें, ऑल वेदर रोड्स वहाँ पहुँच है। पर हमारे यहाँ क्या है, हम भारत के स्तर पर बात कर ले या बिहार के स्तर पर बात करें, ऑल वेदर रोड्स क्या है, आपको इसके, आप अगर अभ्यर्थी के तौर पर हैं, अपने राज्य का, अपने गांव का और अपने मोहल्ले का एक बार चर्चा कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि हमको क्या व्यवस्थाओं में सुधार करना। हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट देने से बजाय हमको रूट से ही हमको सुधार करना होगा, जहां तक चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएगी। नेक्स्ट होगा अब है कि मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की कमी हमको कैसे करनी है। तो ध्यान रखिएगा, पारदर्शिता की कमी किसानों के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में क्या बड़ी बाधा है। ध्यान रखिए, अगर पारदर्शिता अधिक नहीं दे पाएंगे तो किसानों को व्यवस्थाओं पर क्या होगा, भरोसा हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए हमको उच्च पारदर्शिता व्यवस्था को अपनाना होगा। पहले क्या हुआ करता था, पारदर्शिता थी ही नहीं, कमी थी पारदर्शिता की, जिसके माध्यम से किसान, हालांकि हाल के दिनों में ई नाम कॉन्सेप्ट आ गया, आपको ऑनलाइन आपको ट्रेडिंग कर, ऑनलाइन आपको मूल्य का निर्धारण होता था। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। मुख्य कारण इसका क्या था, बाजार में अस्थिरता था, मध्यस्थों की अधिक संख्या थी, परिवहन और भंडारण की सुविधा का अभाव था, किसानों के पास बाजार की सही जानकारी नहीं होती थी, जिसके कारण यह व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी। पर हाल के दिनों में क्या हो, सुधार तो हुआ कुछ इसमें, पर उसको हम अगले जो सुधार के पक्ष वाले में देखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, छोटे जो किसान है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सीमांत और छोटे किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा, बृहद किसानों की संख्या कम है। तो इन किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा जो अपनी फसल को जल्दी और सस्ते दाम पर बेचते थे, जो मैंने उदाहरण शुरू में दिया मंडियों का संदर्भ में। तो याद रखिएगा, उनको सबसे समस्या क्या आता है फसल उत्पादन के बाद, कि हम कितना जल्दी अपने घर से ना, अपने खेत से इसको मंडी बाजार तक पहुँचा दें। उसके लिए औने पौने दाम पर भी वो बेचने को तैयार आता, क्योंकि ऐसी व्यवस्था उसके पास नहीं रहती जिसका अधिकतम लाभ ले पाए। उसके पास पूंजी है ही नहीं, बृहद किसानों जैसा पूंजी है ही नहीं। या अमेरिका जैसे देशों की बात कर ले, वहां पर बड़े बड़े प्लॉट हैं, अधिक मूल्य मिलता है, वो नकदी फसलें अधिक उपजाते हैं या फसल विविधीकरण अधिक कर पाते, क्योंकि उनके पास ऐसी फसल व्यवस्था, यंत्रों का प्रयोग कर पाते। पर हमारे यहाँ क्या है, उन्नत यंत्रों का प्रयोग कर पाते। हमारे यहाँ छोटे छोटे क्या है, कृषि जोत है, जिसके माध्यम से किसान क्या आता है, एक तो कम वो उपजाता है, उसके माध्यम से दूसरा क्या कारण हो जाता है, उसको जल्दी बेचना है क्योंकि भंडारण क्षमता नहीं। तीसरा क्या है कि वो औने पौने दाम में बेचने को मजबूर है, क्योंकि बिचौलिया अभी भी काम कर रहे हैं गांव के स्तर पर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो हमारा एग्री मार्केट है, ई नाम जैसी सरकारी और सरकारी प्लेटफॉर्म है, लेकिन कई किसान इनकी जानकारी नहीं रखते। अभी ग्राउंड लेवल पर जाके अपने गाँव में, अगर आप पूजा के दिनों में अपने गाँव में हैं तो जाके गाँव में पूछिएगा, ग्राउंड के स्तर पर अपने किसान भाइयों से, या किसान जो किसानी कर रहे हैं, कोर किसानी कर रहे हैं, तो उनसे पूछिएगा क्या ई नाम जानते हैं चचा, तो बताएंगे वो क्या होता है बउआ। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। एग्री मार्केट जानते हैं चचा, तो बताएंगे वो क्या होता है एग्री मार्केट। उनको पता ही नहीं है कि ये इस प्रकार के कॉन्सेप्ट हमारे देश में चल रहा है या हमारे राज्य में चल रहा है। हालांकि सरकार इसके लिए प्रयास है कि वहाँ तक पहुँच बन सके, प्रयास है कि पहुंच बन सके, पर ध्यान रखिएगा अभी हम उस दिशा में हैं ही नहीं जहां पर हम क्या कर पाए, इसके लिए ज्ञानवर्धन वाली कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाए, या ई नाम कॉन्सेप्ट, या जो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं किसानों को उसके लिए अवगत कराए। किसान चैनल बनाया गया है, याद रखिए किसान चैनल बनाया गया है, किसान चैनल बनाया गया जिसके माध्यम से क्या कर पा रहे हैं, या सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। इस प्रकार कॉन्सेप्ट सुने होंगे ना। किसान उसके लिए सजग है, जो क्या है, बृहद श्रेणी वाले हैं, जो आपको छोटे और सीमांत किसान हैं उनको पता ही नहीं इनके बारे में, क्योंकि उनको भूमि कम है, भूमि कम है तो मात्रा उनका उत्पाद का कम होगा, तो वो इतना झंझटों में फंसना भी नहीं चाहते हैं। हम पुरानी कृषि पद्धति को अपना कर रखे, और ये व्यवस्थाएं हर लेवल, हर स्टेट में है, ध्यान रखिएगा। किसान अक्सर स्थानीय थोक मंडियों, दलालों की सूचना पर ही भरोसा करते हैं। आपको जान का आश्चर्य, अभी भी गांव में जाके देखिएगा, जब किसान अपने फसल को उत्पादन करता है तो लोकल जो
जो खरीदार होते हैं, जिसको हम दलाल के तौर पर भी जानते हैं, या क्या कह सकते हैं, उस प्रकार के व्यवस्थाओं में जो रहते हैं कि हम श्रृंखला बनाएंगे, वो भी अपने धंधे को कर रहे हैं। ऐसा नहीं उनका गलत तरीका होता है, पर ध्यान रखें उनका भी लाभ अधिक कमाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो खेत से ही क्या करते हैं, बोलते हैं कि नमी अधिक है, फसल कम है, मूल्य इस बार कम होगा, बारिश सूखा का बता देते हैं, डिमांड ही नहीं है। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं कि उनको मूल्य का देते ही नहीं, फिर भी उनको भरोसा ये है कि उसके खेत तक जाके, किसान के खेत तक जाकर क्या कर पाते हैं, जाकर फसल खरीद लेते हैं। और दूसरा कि अगर ऐसी विषम परिस्थिति हो जाती है जहाँ पर उस किसान को अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता होती है, तो यही दलाल और यही जो लोकल लेवल पर जो काम करते हैं खरीदारी का, वो पूर्ति करते हैं। तो क्या होता है, ये उस चक्र में फंस जाते हैं, चक्रीय चक्र में, जहाँ पर किसान न चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पाता। वहीं हम जब जाते हैं सरकारी स्तरों पर, कृषिगत ऋण उपलब्ध कराने वाले संस्थाओं पर उच्च ब्याज पर ऋण देता है किसान उत्पादन के लिए। तो ध्यान रखिए, सबसे बड़ा खामियां यहीं पर है कि हम जो व्यवस्था बना के दिए हुए हैं किसानों को मदद करने के लिए कृषि साख नीतियों के तहत, उसमें उच्च ब्याज दर है, 30%, कहीं 28%, और मनमाने तरीके से लोग ले रहे हैं। यह भी समस्या है। तो ये आपको ध्यान रखें, गैर नाशवंत फसलों के लिए खरीद सुनिश्चित और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जैसी व्यवस्था कुछ पारदर्शिता आती है, पर ध्यान रखिए, लेकिन अधिकांश उपज मंडी से बाहर हो जाते हैं और अधिकांश थोक बाजार यही व्यवस्था जितनी उतनी ही पूरी नहीं हो पाती। यह भी एक समस्या है कि केवल 22 उत्पादों पर आप चर्चा कर लेते हैं, बाकी जो उत्पाद हो रहे हैं उस पर। तो ध्यान रखिए, इसका लाभ सीधा किसको मिलता है, वही बीच वाले लोगों को, किसानों को मिल नहीं पाता। उपभोक्ता मूल्य और किसानों को मिलने वाला मूल्य बीच में बड़ा अंतर हो जाता है। जो मार्कअप, थोक, खुदरा, परिवहन, वायु शीतलता आदि का विभाजन स्पष्ट रहता है। ध्यान रखिए, मार्कअप जो मूल्य का अंतर हो जाता है वो बहुत अधिक दिखता है। जितने में खरीदने, अभी मैंने आंकड़े के आधार पर बताया ना कि टॉप में कितना अंतिम मूल्य मिल रहा है किसानों को, कुल मूल्य का जो उसको बिक रहा है वस्तु, मान लीजिए टमाटर मार्केट में मुझे अगर लेना है तो 40 रुपये केजी मिल रहा है, तो उसके एवज में किसानों को कितना जा पा रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा खाई सबसे बड़ी है। अभी हम अमेरिका की बात कर ले, USDA ERS रिपोर्ट एक जारी करता है जहां पर प्राइस फ्रॉम फॉर्म टू कस्टमर, अर्थात जो फर्म है वहां से उपभोक्ताओं तक जो किस मूल्य पर आपको वस्तुओं का मूल्य प्रसार हो रहा है उसकी बात करता है। अब जारी होती है जिसमें दिखाती है किसी विशेष उत्पाद में किसान को कितना हिस्सा मिलता है और कितनी मार्केटिंग लागत लगती है। तो उपभोक्ता को ये पता होता है कि उस वस्तु का मूल्य उसे उचित मिल रहा है, किसानों को ये पता होता है क्या कि हम कितना हिस्सा हमको प्राप्त हो रहा है और उसका मार्केटिंग में कितना लागत खर्च कर रहा है कोई फर्म, तो उसके बीच का उसको कितना लाभ अर्जित हुआ है। तो भरोसा कायम होता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, सपोर्ट, सरकार इसके लिए सपोर्ट एजेंसियां काम कर पाती है बेहतर। तो यह संस्थागत हमारे यहाँ इस प्रकार की चीज़ें का अभाव देखने को मिलता है। अगर हम ऐसा बात करते हैं यूरोपीय संघ के लिए, तो ध्यान रखिएगा यूरोपीय संघ में भी मार्केट जो ट्रांसपेरेंसी रेगुलेशन के लिए एग्री फूड चेन बना के रखे हुए, जहां पर एग्री फूड चेन और जो ऑब्जर्वेटरी आपको जारी की जाती है, जिसमें आपको एबूसमेंट अर्थात लोकपाल जैसे कॉन्सेप्ट को लागू करके रखा हुआ है। तो क्या कहता है, किसानों और थोक बाजारों, खुदरा विक्रेता, जो प्रोसेसर होते हैं, एग्री प्रोसेसर से कीमत को, लागत और उसके लिए मार्कअप आदि डेटा का सार्वजनिक करती है। अर्थात पूरी यहाँ पर पारदर्शिता देखने को मिलती है, देखने को मिलती है कि हम उत्पाद ले रहे हैं और बेच रहे हैं उपभोक्ता तक, तो इसके बीच जो कितना खर्च हो रहा है, कितना मूल्य में हम प्राप्त कर रहे हैं और कितना हमें लाभ हो रहा है, अर्थात बीच की पूरे चैन को वो बता देता है। तो इस तरह क्या होता है, उन मार्केटों में एग्री जो फूड आपको चैन है, वहाँ पर क्या होता है, उपभोक्ता को भी यह विश्वास होता है हमको उचित मूल्य मिल रहा है और किसानों को उचित मूल्य पर वस्तुएं हम खरीद पा रहे हैं। उपभोक्ता यह सोचता है और किसान यह सोच रहा है कि हमें उचित मूल्य मिल रहा है, क्योंकि बीच का जो खर्च है वो उसको दिख रहा है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ टमाटर खरीदा जाता है 2 रुपये केजी, उसको बेचा जा रहा है 40 रुपये केजी। अब हमारे यहाँ आलू खरीदा जा रहा है 2 रुपये किसानों से, उसे बेचा जा रहा है 30 रुपये केजी। तो ये चीज़ें समझ के देखिएगा,
ये सब अंतर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो इस प्रकार के मान लीजिए अंतर दिख जा रहा है, रिपोर्ट में बताया ऑब्यूसमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट लागू कर रखा है, तो बीच का जो अंतर है उसके लिए संस्थाएं काम करते हैं, उसके लिए जवाबदेही तय करना पड़ता है। भाई इतना अंतर है तो कैसे किसान इससे जी पाएंगे, तो ये चीज़ें याद रखना। अब केनिया किबुहुना अनुप्रयोग याद रखिए, एक ऐप SMS आधारित मार्केट प्राइस सूचना है। अब जो भारत में भी लागू है, ऐसा नहीं कि भारत में लागू नहीं है, पर ध्यान रखिए उसके मॉडल को तय किया जाता है। जैसे कि एम फार्मा जो किसानों के स्थानीय बाजारों की उपज की कीमतों और खरीदारों के संपर्क की सूचना देता है कि भाई तुम जान लो कि तुम्हारा आज का उत्पाद का कितना मूल्य है और उसके लिए जो खरीदार है उसके लिए कितना मूल्य तय कर रहा है और तुमको अधिकतम मूल्य कितना मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना। क्लियर है। अब इसके अतिरिक्त जो EU देश है, यूरोपियन देश है, सूचना असमानताओं कम करने नीतियां बना रखा है, जैसे रिपोर्टिंग है, निरीक्षण है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, उसको रोकता है। और उसके लिए ध्यान रखिए जिससे किसानों को यह पता चलता है कि उनका उपज किस कीमतों पर बिकेगा, मूल मार्जिन कैसा होगा, उसको विभाजित कैसे किया जाएगा, उसके माध्यम। भारत में ऐसी प्रथाएं धीरे धीरे बढ़ रही, जैसे ई नाम, मंडी भाव की वेबसाइट पर मध्यस्थों और थोक खुदरा मार्केट विभाजन जैसे कॉन्सेप्ट लागू हो रहे हैं। पर किसान जो छोटे और सीमांत है, छोटे प्लस सीमांत किसान कितना इसकी समझ रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, समझ रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट। अर्थात कृषिगत ज्ञान का अभाव है, मंडी में कैसे हम वस्तुओं को बेचेंगे अधिकतम लाभ कमा पाएंगे इसका ज्ञान का अभाव है, या हम किस वस्तु को कब उत्पादन करेंगे जिसके माध्यम से हमें अधिक लाभ मिल सकता है, अधिक मूल्य मिल सकता है, वो उसकी कमी है। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। और ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है जहाँ पर हम क्या करें, लोकपाल जैसा कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाए कि भाई यह मूल्य में अंतर दिखेगा तो तुमको काम करना है कि पूछना है, जवाबदेही तुमको तय करवानी है। ऐसा कोई व्यवस्था भी हमारे यहाँ नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, मंडियाँ अपना काम कर रही, किसान अपना काम कर रहे हैं। अब बीच में उपभोक्ता इसका सबसे हानि पहुंचता है, क्योंकि वस्तु अगर 2 रुपये खरीद रहे हो किसान से, तो वस्तु का जो बीच का मूल्य जो मान लीजिए उसका 20% 30% बढ़कर आएगा, तो ये वस्तु उपभोक्ता को मिलना चाहिए था 10 से 12 रुपया में, पर मिल कितना रहा है 40 रुपया में। तो बीच वाला जो चैन है वही अधिकतम लाभ कमा जा रहा है। किसान जो बेचारा उपजा रहा है वो उसका अधिकतम लाभ ले ही नहीं पा रहा है, और उपभोक्ता तो अपना मूल्य दे ही रहा है ना, जिस वस्तु का मूल्य का दाम मार्केट में आ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हमको बोल देते हैं कि 40 टमाटर दे रहे हो तो 30 में दो तो हम तुम लेंगे, तो क्या 4 बात सुना देता है वो, लेना लो ना, भागो यहाँ से। इतना उसकी बीच के चैन का रौब चलता है। सोच के देखिए, मैंने कल मार्केट में गया था तो एक जो कद्दू का सब्जी, कद्दू है ना, उसको 4 महिला खरीदने आई थी, 4 महिला थी, और बेचारियाँ क्या देख रही थी, वो कद्दू रखा हुआ था टोकरी में खड़ा करके, ठीक है ना, तो वो देख रही थी। और एक महिला हाथ जैसे बढ़ाती है तो जो विक्रेता क्या बोल रहा है, कद्दू छुइएगा नहीं। अब सोच के देखिए उसका तेवर क्या है। क्यों तेवर है कि उसको मूल्य अधिक मिल रहा है, तुम नहीं खरीदोगे, खरीदार तो खरीदने वाले तो बहुत लोग हैं। तो वो महिला चली गई। अब सोच के देखिए इस प्रकार के जो माइंड सेट वाले लोग हैं, जो किसानों को अधिक लाभ होना चाहिए, इनको मिल रहा है। अब ये सब चीज़ आप धरातल पर जाकर देखिएगा तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कहाँ कमियाँ, कहाँ सुधार करने की जरूरत है। और इंटरव्यू में जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे ना, तो कभी भी है ना ज़्यादा ना लिखावट पे मत जाइएगा कि नियम क्या कहते हैं या हमारी संस्थाएं कैसे काम करें। ग्राउंड लेवल पर जो समस्या उसको रेखांकित कीजिएगा, जिससे अधिक चीज़ें फील हो पाए। नहीं, समस्या वस्तुगत है, यही है, और उसके बाद सरकार के नीतिगत फैसलों को बताइएगा। अब किसानों को डिजिटल पहुंच का अभाव है, किसान केंद्रित डिजिटल प्रशिक्षण कमी है, जैसे हिंदी स्थानीय भाषाओं में। हालांकि सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, आपको 17 भाषाओं में लेकर आपको क्या करिए, किसान सेवाएं प्रसारित करवा रही है। ये जो मोबाइल है ऑफलाइन ऑनलाइन व्यवस्थाएं दे रही, ट्रैकिंग कैंप, चीन केन्या केस से प्रेरणा हम ले सकते हैं। पर हमारे अभी भी डिजिटल साक्षरता की कमी है कृषिगत क्षेत्र में। किसानों को जो सीमांत और छोटे किसानों की बात हो रही, इस चीज़ को समझिएगा। लक्षित ब्रॉडबैंड गेटवे और खेत स्तर पर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लास्ट माइल जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे यहाँ कम है स्तर वनिस्पत दूसरे देशों की तुलना की बात हम कर रहे हैं। किसान अनुकूल प्लेटफॉर्म जैसे स्थानीय भाषा में सरल और ऑफलाइन कैश अनुमोदन मोबाइल पहुंच बनाने में जो मार्केट कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे यहाँ कम है। किसान को इसकी
समझ भी नहीं, उनको पता भी नहीं है। हम तो संरचनाएं बना कर रखे हुए हाल के दिनों में, पर वहाँ तक पहुँच नहीं हम कर पा रहे। एपीएमसी जो एक्ट है उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाया। केनिया के मोबाइल थ्योरी से आप कॉन्सेप्ट ले, केस स्टडी से क्या कर सकते हैं, मोबाइल मनी का आप उपयोग मॉडल दिखा सकते हैं। कृषि पेमेंट्स के लिए विशेष डिजाइन जरूरी है। हम अभी यूपीआई कॉन्सेप्ट अपना रहे, देखिए हम किसी भी संरचना में बेहतर चीज़ें दे देते, उसका धरातल पर कितना आउटपुट जल्दी मिलता है। जैसे यूपीआई सबसे सरल प्रक्रिया अपनाया गया था लेन देन को लेकर, तो वैसे ही कृषि क्षेत्र में लेन देन को लेकर हम सरल व्यवस्थाएं अपना सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको लागू करने की आवश्यकता होगी। हम डिजिटल व्यवस्थाएं पहुंच स्थापित, वहीं पर डेटा शेयरिंग, एग्री मार्केट इंटीग्रेशन करना जरूरी है कि हम जब ऊपर से नीचे तक स्टेट की बात कर लेते हैं, अर्थात जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख जैसे क्षेत्रों से अगर हम केरल जैसे राज्यों की तुलना करते हैं, तो मार्केट जब एक साथ कंबाइंड होगा, पूर्व में हम बात करें अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में बात करें गुजरात, सभी मंडियों को इंटीग्रेट करते जैसे ई नाम कॉन्सेप्ट के माध्यम से, तो विथ लॉजिस्टिक डिजिटल मंडियों के जोड़ना होगा ताकि वास्तविक समय में हम चीज़ें किसानों को लाभ दे पाए। हालांकि सबके पीछे, इन सभी कारकों के पीछे एक मूलभूत समस्या यह है, किसानों की इसकी वास्तविक समझ अभी भी विकसित नहीं हो पाई है, या वास्तविक पहुंच हम नहीं दिलवा पाए हैं किसानों को। जो सीमांत और छोटे किसान, उनको उसका अधिकतम ज्ञान नहीं हो पाया। बृहद किसान को इसका समझ है, ऐसा नहीं है, जो लाखों करोड़ों में बिजनेस कर रहे हैं उनको ये सब सारी चीज़ें पता है, पर छोटे किसान जो वह अपने जो खाद्य वस्तुओं को जो उत्पादन करा, उसके अतिरिक्त कुछ बेचने, मूल्य कमाने के माध्यम से, सोच के देखिएगा किसान सम्मान निधि योजना है जिसमें 6,000 रुपया दिया जाता है, सोच के देखिए प्रति डे के हिसाब से 16 रुपया दिया जा रहा है। तो सोच के देखिए अगर 16 रुपया पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहा है उसको, तो आप सोच के देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए यह जीने लायक मुआवजा मिल रहा है उसको, या कोई भी सम्मान मिल रहा है। नाम तो दिया जा रहा है बड़े बड़े, पर उसके लिए ध्यान रखिएगा हमको उचित मूल्य और भी देना होगा मूल्य। तो उसके लिए सरकार को अपने एसेट निर्माण करवाने होंगे, या अधिक मूल्य पर चीज़ों को मार्केट, विश्व के मार्केटों से पहुंच बनानी होगी। जो मूल्य भारत में किसी वस्तु उत्पाद का 100 रुपया है, वही मान लीजिए दुबई, अमेरिका जैसे बाजारों में उस मूल्य का आपको 500, 1,000 रुपया मिल जाएगा। तो आपको पहुंच स्थापित करवाने होगी। इसके लिए ई मार्केट जैसे कॉन्सेप्ट, या बिहार सरकार हाल में या अन्य राज्य ने हाल में निर्णय लिया है कि हम MOU साइन कर करके इन राज्यों के साथ बाजारों में पहुंच बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें करनी होगी। अब भारत शोध कहते हैं, भारत में कुछ शोध कहते हैं महत्वपूर्ण भाग, जैसे 46% किसान इंटरनेट उपयोग करता है। सोच के देखिए कि 46% किसान ही इंटरनेट उपयोग करता है, बाकी किसान क्या कर रहे हैं सोच के देखिए। अभी भी हमारे पास 54% किसान को इंटरनेट चलाने आता ही नहीं है। तो हम सॉइल कार्ड की बात कर ले, ई नाम की बात कर ले, या इस प्रकार का कोई भी उन्नत डिजिटल कॉन्सेप्ट की बात कर ले, वो पहुँच है यानी हम खरे उतर ही नहीं पाएंगे वहाँ पर। तो हमको सबसे पहले किसान इंटरनेट उपयोगकर्ता को बढ़ाना होगा, या वैसी व्यवस्था हमको देनी होगी। उसके बाद राष्ट्रीय इंटरनेट घनत्व के बावजूद किसान समुदाय में डिजिटल साक्षरता, किसान लक्षित सेवाओं का व्यापक उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब हम पहुँच भी जो दे पा रहे हैं, तो डिजिटल साक्षरता का अभाव है, किसान लक्षित सेवाओं का क्या है, किसान ओरिएंटेड प्लान का कमी है। यह भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखने को मिल रहा। और यह आपको अभी नहीं पता चलेगा। आप जाइए गांव में, पूजा में आप गांव में गए, अपने किसान भाइयों से एक बार पूछ के देखिए, या अपने घर में अपने जो किसानी कर रहे हैं लोग, उनसे पूछ के देखिए। क्या आपको पता है? कोई भी एक थ्योरी उठा लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा जो अभी चल रहा है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट, तो आपको बस दो तीन चीज़ें याद रहेगी कि जिससे उनको डायरेक्ट खाते में पैसे आ रहे होंगे। दूसरा, किसान सम्मान निधि योजना पता होगा। इस प्रकार का कुछ योजनाएं उनको पता होगा जिससे उनको आर्थिक लाभ मिल पा रहा, पर उससे अधिकतम लाभ किस चीज़ से मिल रहा उनको नहीं पता होगा। ये चीज़ आपको समझना होगा। अब US, ब्राज़ील जैसे देशों में कृषि उपकरण और एग्रोटेक अपनाने की दर जो कॉमर्शियल और मशीनरी उच्च दिखाती है, पर भारत में ध्यान रखिएगा, जैसे USDA औद्योगिक रिपोर्ट फार्म टेक उपयोग बुनियादी कनेक्टिविटी का अच्छा फैलाव दिखाता है जाके। और अगर हम वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे जहाँ पर हम एग्रोटेक अपनाने की दर, अर्थात किसान कितना जल्दी उसको अपनाने का दर उस देश में है, अगर भारत में ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमको रूट पर काम करने की होगी, रूट कॉजेज पर काम करने की आवश्यकता होगी। केवल
कॉन्सेप्ट दे देने मात्र से नहीं होगा, या हम ऐसे ऐसे बजटीय आवंटन कर देंगे तो उससे लाभ नहीं होगा। अब इसी तरीके से ध्यान रखें, किसान विशेष इंटरनेट डिजिटल उपयोग की कमी है, तो यूजर्स जो बढ़ाने के बावजूद किसान समूह इंटरनेट सक्रिय उपयोग आपको अभी 40 से 50 रेंज के अध्ययन पर जो कृषि जानकारी, मार्केट प्राइसेस, डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म, उनको पता ही नहीं कहाँ डायरेक्ट सेलिंग होता है, हम अधिक पैसे उस उत्पाद का अधिक लाभ कैसे कमाएंगे, प्रोसेस क्या है, इसको पता ही नहीं है। अब इसके लिए हम व्यवस्थाएं नहीं बनाए। अब भाषा कनेक्ट प्रासंगिकता एक सबसे बड़ी समस्या है। डिजिटल टूल फोकस स्तर शहरी और बिजनेस यूजर्स होते हैं। अब स्थानीय भाषाओं, लाइसेंस, सरल यूआई समेत किसान जो अनुकूल कंटेंट की कमी होती है, अर्थात हम साहित्य और नीतिगत विश्लेषण कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। अब सोच के देखिएगा, अगर बिहार का कोई किसान है, अगर कोई केरला का किसान है, और मान लीजिए दोनों वस्तु को बेचना चाह रहा है अमेरिकी बाजार में, मान लीजिए ऐसा कुछ होगा, एमओयू साइन करवाया भारत बिहार सरकार और केरल सरकार, तो उनकी भाषाओं तक पहुंच स्थापित करने के लिए हमारे पास कौन सा ऐसा साधन है? एक विकल्प। दूसरा, अगर राज्य के स्तर पर हम बेच रहे हैं, सभी राज्यों के स्तर पर, जम्मू कश्मीर का एक कोई पोस्तों बोलने वाला नागरिक है, वो अपने उत्पाद को बेच रहा है, मान लीजिए अंजीर बेचना चाहता है, अब है केरल बेचना चाहता है, उसको एक भाषा आनी चाहिए, इंग्लिश ही वहाँ काम देगा। अब मान ली उस उपभोक्ता को इंग्लिश नहीं पता है, जम्मू कश्मीर का जो पोस्तो बोल रहा है उसको इंग्लिश नहीं पता है, तो केरल का किसान कैसे खरीदेगा? केरल का उपभोक्ता कैसे उसे खरीदेगा? या मंडी में हम बात करेंगे बेचने की, उसको केरल के मंडी में उसको उसका मूल्य अधिक मिल रहा होगा, मान के चलिए, मैं एक विकल्प दे रहा हूँ आपको, तो वो कैसे बेचेगा? मंडी में नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उसको भाषागत ज्ञान ही नहीं है। तो क्या हम इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं कि हम ट्रांसलेटर कॉन्सेप्ट डेवलप करो? हालांकि ध्यान रखिए, इधर सरकार ने काम किया है इस क्षेत्र में, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं काम कर नहीं रहा है सरकार। भाषा को लेकर इस प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म में 17 से अधिक भाषाओं में क्या हो रहा है, अनुवादक हो रहे हैं, पर यह भी ध्यान रखिए हमारे पास भाषागत विविधता अधिक है ना? आप सोच रहे हैं हमारे सरकारी भाषाएं जो आपको जो रजिस्टर्ड भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय स्तर पर भाषाएं अलग अलग है जो किसान उसका उत्पादन कर रहा है। इस चीज़ को समझिए। कनेक्टिविटी का आसान वितरण है। जो लास्ट माइल जो समस्या है, ध्यान रखिएगा, लास्ट माइल समस्या, अधिकांश इंटरनेट घरों तक पहुंचा पर खेत स्थल, बहुत छोटे गाँवों पर ब्रॉडबैंड की गति स्थिरता कम देखने को मिलती है। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि जितने भी सरकारी काम होते हैं, सरकारी इकोसिस्टम बनाया गया, भारत ब्रॉडबैंड अर्थात बीएसएनएल से काम करवाता है, वो प्राइवेट कंपनियों से कम नहीं करवाता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही बीएसएनएल ने अपने सारे उत्पाद को 4G किया है। सोच के देखिएगा, अभी 5G हम बात कर रहे हैं, विभिन्न प्राइवेट कंपनियां 5G पर काम कर रही है, अभी हम 4G की बात कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर हम किसानों तक यह पहुंच स्थापित करने में गांव तक अर्थात खेत स्थल तक नहीं करा पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब वहीं पर हम जब उन्नतशील बात करते हैं, IoT की, सेंसर की उपयोग, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट का, तो ब्राज़ील केस नोट और यूएसडी अर्थात यूएसए का केस नोट आपको ध्यान में रखना होगा। अब कृषि विशिष्ट डिजिटल बाजारों, लॉजिस्टिक की सीमित समन्वय, हम APMC बाजारों की बात करते हैं, स्थानीय मंडियों की बात करते हैं, डिजिटलीकरण अधूरा है। अब जाके देखिएगा किसानों जो मंडियां जो है ना, मैं खुद, मेरे फादर ब्लॉक में थे, तो वहाँ पर जो FCI का गोदाम बनाया गया था ब्लॉक स्तर पर, वहाँ पर इस प्रकार का डिजिटलीकरण अधूरा देखने को मिला था। पेपरों में कार्य होता था, हालांकि अभी कंप्यूटर दिया गया है हाल के दिनों में। तो ध्यान रखिए, वहाँ नेट की कमी है, इंटरनेट की कमी है, या आपको सर्वर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सब नीतिगत समस्याएं हैं गांव आपको मंडियों का स्तर पर। सोचिए, ब्लॉक लेवल में जो ब्लॉक के अंदर जो गोदाम बना कर रखे उसका ये हाल है, तो दूर दराज में बना कर रखा हुआ जहाँ पर कुछ अधिकारी कर्मचारी जाके काम करे, उसका क्या हाल होगा? इस चीज़ को समझिएगा। सीधे लॉजिस्टिक से जुड़ नहीं पाते हैं और अस्थिरता बने, कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। ये सब सारी समस्या है। यह नेशनल रिपोर्ट्स और क्षेत्रीय केस स्टडीज़ पर निर्भर यह डाटा दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये सब आपको डाटा के साथ कुछ चीज़ें लिखिए। और ये देखिए, प्रयास बहुत ज़रूरी है, प्रयास बहुत ज़रूरी है। मैं डाटा फैक्ट आप लोगों को बहुत दे रहा हूं, जिसको आप अपने आवश्यकता अनुसार क्या कीजिए, उसको अरेंज कीजिए। आप अपना क्या माइक्रो नोट्स जरूर बनाइए,
माइक्रो नोट जरूर बनाइए हर प्रश्न का, हर टॉपिक का। जैसे कृषि विपणन है, कृषि विपणन उसका नोट्स बना लीजिए, इतना डाटा फैक्ट है, उसके अलावा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। उतना का ही 50% लिख जाइए, लिख कर आइएगा ना, तो आप टॉपर बन जाइएगा। पर विश्वास के साथ काम कीजिए। कृषि विपणन या उसके पहले मैंने जो टॉपिक कवर कराया और जो आगे मैं कराऊंगा उसको क्या करना है, माइक्रो नोट्स बना लीजिए। उतना समग्र है इसका। आपको A4 साइज PDF भी भेजा जाता है आपको ग्रुप में, तो आप वहाँ से भी आप चीज़ें ले सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग 70 BPSC के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। जहाँ पर 85 टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे टोटल, जहाँ पर ध्यान रखिए टोटल डेली मेंस आंसर राइटिंग आपको 70 टेस्ट कराया गया, जिसमें हिस्ट्री के 10, पॉलिटी के 10, साइंस टेक, इस प्रकार सेगमेंट बने हुए, जिसका वीडियो पहले से मैं बना रखा हूँ, देखिएगा। सेक्शनल टेस्ट आपको 9 बनाया गया और फुल लेंथ टेस्ट 6 है, जहाँ पर आपको एक ऑथेंटिक पहले नोट्स, क्रिप्स नोट्स दे दिया जाए ताकि आप चीज़ों को समझिए। और जो क्रिप्स नोट्स होता है, ये मान के चलिएगा आपको जो चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है वो सबसे बेस्ट है। वहाँ पर जो कंटेंट है, आपको क्रिप्स जो नोट्स हैं, ध्यान रखिएगा उसमें विविधता अधिक है। किसी टॉपिक पर अलग अलग आयाम के आधार पर उसका उत्तर लिखा हुआ है, जिससे आप है ना, किसी प्रकार का प्रश्न आयोग पूछेगा आप उसको उत्तर देने में सक्षम होंगे। जाके आप इस चीज़ को डेमो के तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है, जितना काम किया जाता है उससे बहुत कम लागत में बड़े बड़े संस्थान इसके लिए 5,000 10,000 फी रखते हैं। केवल 5 FLT 10 देंगे, FLT 5 देंगे उसके आधार पर। तो हमारा प्लान ये रहता है कि आपको अधिकतम लाभ मिल सके और चीज़ें इसके लिए आउटपुट अधिक मिल पाए। अब ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त हम लोग एक और कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। अगर ये दोनों काम कर लेते हो तो BPSC को लेकर आपको अतिरिक्त कोई काम नहीं करना है, जिसमें हम लोग CTA कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस, जहाँ पर हम PYQ, BPSC के PYQ को कवर करेंगे। जो सृजन 2.0 का आपका क्लासेस चलाई जा रही है वो चला जाएगा निपुल में, और उसके लिए अलग से बच्चों को जोड़ा जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जाएगा। 100 ऐसे टॉपिक प्लस ऐसे टॉपिक होंगे जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है, वो हर सेक्टर में। वो करंट अफेयर्स की बात कर ले, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब की बात होगी उसमें। इसके लिए सिलेबस आपको जल्दी प्रोस्पेक्टस उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये 10 अक्टूबर से आरंभ होने वाला है। तो आप लोग जो भी इच्छुक होंगे दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं। 10 अक्टूबर से आपको स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए 1-2 दिन के अंदर प्रोस्पेक्टस आपको सारी जगह उपलब्ध करा दी जाएगी, आप देखिएगा। उसका डिटेल नोट्स और करेंट डाटा आपको इसके साथ दिया जाएगा। डिटेल नोट्स कहने का मतलब कि किसी टॉपिक पर कितना बृहद आप लिख पाएंगे, उसके लिए उपलब्ध डाटा और फैक्ट के साथ सारी चीज़ें उपलब्ध करें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो डाटा खोजने में। जो डाटा मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ उसके लिए आप मेहनत क्यों करेंगे, जब मैं करवा ही रहा हूँ, मैं कर ही रहा हूँ। तो केवल आपको क्या करना, जो PDF दिया जाएगा उसका माइक्रो नोट्स बनाते चलना टॉपिक वाइज। जैसे पर्यावरण को लेकर, सतत विकास को लेकर डाटा दिया जाएगा तो आपको हर सेक्टर, महिला सशक्तिकरण के लिए डाटा दिया जाएगा, उसको कर लेना। किसान के लिए दिया जाएगा, किसी उपज को बढ़ाने के लिए। इस प्रकार के बहुत से टॉपिक वाइज डाटा रहेगा जिसको आप लोग कर सकते हैं। और उसके लिए जब न्यूनतम डाटा होगा, ऐसा नहीं कि पुराना डाटा को, मैं रेफर करता ही नहीं हूँ पुराने डाटा को। 1 साल पहले जो चर्चा PIB में किया है सरकार, अब PIB मान लीजिए, PIB अगर सितंबर में चर्चा है उस टॉपिक से तो सितंबर का रहेगा। अभी अक्टूबर चल रहा है ना, तो मान लीजिए आज 2 अक्टूबर है। तो ध्यान रखिएगा, जो अधिक न्यूनतम, जो सबसे नज़दीक का डाटा होगा उसको मैं मर्ज कर देता हूँ, और आसपास के भी डाटा को जो ईयर में चर्चा हुआ उसको मर्ज करके बना के देता हूँ। और यह मैं 70 BPSC के लिए दिया हूँ बच्चों को, तो आप जाके उसका लाभ ले सकते हैं और इसके साथ चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, 91999138 और 38614 पर आप इससे चर्चा कर सकते हैं। इस टॉपिक को लेकर किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, जब इसकी बात करते हैं कि बिहार सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए, कृषि विपणन को लेकर देख लिए, सारी चर्चा है कि बिहार की चर्चा देख लिए, भारत सरकार इस पर क्या कर रही है, सब सारी समस्या देख ली। अब ऐसा क्या है कि केवल नेगेटिव ही बात है इस क्षेत्र में, नहीं, पॉजिटिव भी बहुत सी बातें हैं जिसको प्रश्न में पूछा गया। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को ऐसे भी पूछा जाता है, हर टॉपिक को अलग अलग करके, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिहार में कृषि विपणन की व्यवस्था की प्रमुख कमजोरियां हैं: बुनियादी ढांचे में कमी, बिचौलियों की भूमिका, बाजार तक पहुंच और जानकारी का अभाव। इन सभी कमियों के बावजूद भी सरकार क्या कर रही है, सरकार एक भव्य कॉन्सेप्ट लाई, बिहार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वैल्यू एडिशन सिस्टम लेकर आई है।
स्थापना की है 2020 में। तो ध्यान रखिए, इससे लाभ मिल रहा सर किसानों को। मंडी आधुनिकीकरण और स्मार्ट मंडी योजना लेकर आई है बिहार सरकार, जिसके माध्यम से मंडियों को क्या किया, आधुनिक और स्मार्ट बनाया जा रहा है। डिजिटल सर्वे, खेत स्तर पर डेटा, अभी हाल ही में देखे होंगे कि भूमियों का प्रबंधन कराया जा रहा है डिजिटल माध्यम से, महाअभियान चलाया जा रहा है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट, डिजिटल क्रॉप सर्वे चलाया जा रहा है। पहला विविधीकरण, फसल विविधीकरण और क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। इसके अतिरिक्त सहकारिता एवं सहकारी विपणन पहले आपको क्या कर रही है, करवा रही है। अब इसके अतिरिक्त वित्तीय और नीतिगत सुधार भी कर रही है, बाजार सूचना प्रणालियों को मजबूत कर, इसके लिए बजटीय आवंटन भी हो रहा है। आर्थिक सर्वे में इसका आकलन भी कराया जाए, जिसके माध्यम से आप तुलनात्मक चीजें देख पाए। तो कृषि प्रणाली को लेकर बिहार सरकार लगातार सुधार उपाय कर रही है, बेहतर बाजार निर्माण करवा रही है, पारदर्शिता को बेहतर करवा रही है, आय सुनिश्चित कर रही है, और इससे चीजें हमको बेहतर किसान से आउटपुट में उपभोक्ता इससे कुछ लाभ कमा पा रहे, लाभ ले पा रहे। इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। अगर हम बात करें भारत सरकार के स्तर पर, तो ये चीज़ याद रखिए, भारत सरकार बिहार सरकार के साथ मिलकर, या बिहार सरकार इसके लिए भारत सरकार की योजनाओं को भी लागू कर रही है। जैसे आपको याद होगा पीएम धन धान्य कृषि योजना, आपको याद होगा नेशनल मिशन ऑफ जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसकी बात होती है। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम की बात अभी चर्चा। प्रधानमंत्री कृषि, आपको कृषि के लेकर आपको जो सिंचाई योजना है वो काम करवा रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड, जो आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, उसके लिए चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके माध्यम से लाभ दे पा रही है। साथ ही साथ जो आपको जो प्रगति कृषि विकास योजना जो है वो भी लाभ दे पा रही है, जिसके माध्यम से किसान अधिक से अधिक चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उनका लाभ ले पा रहे हैं, फसल का जो विविधीकरण कर पा रहे हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, उससे संबंधित लाभ उपभोक्ताओं को मिल पा रहा है। ये सब चीज़ें हो रही। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार क्या कर रही है, भावेश की बात करते, बिहार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वैल्यू एडिशन सिस्टम की बात करते, जुलाई आपको 2020 में स्थापित की, जहां पर बिहार सरकार द्वारा राज्य के कृषि विपणन परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए बिहार के कृषि उत्पाद को, ध्यान रखिएगा, मूल्य को, कृषि उत्पाद मूल्य को संवर्धन प्रणाली, भावेश के नामक एक प्रणाली, जिससे राज्य के कृषि विपणन को बढ़ावा मिलेगा, किसानों का आय बढ़ाने के लिए एक कॉन्सेप्ट देगा, जिसके माध्यम से क्या होगा कि कृषि विपणन परिस्थितियां, इकोसिस्टम को मजबूत करना, कृषि मार्केट यार्डों को, अर्थात जो मंडी यार्ड है विकास करना, मूल्य मानक, जो आपको मूल्य निर्धारण के मूल्य मानक तय किए जा सकते हैं, उसको लागू करना, उत्पादकों को उपभोक्ता के बीच बिचौलियों को कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य। कुल मिलाकर यह जो बिहार एग्रीकल्चर के लिए जो हम मूल्य संवर्धन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाभ दे पाएगा। इसके राज्य कृषि उत्पाद के बाद गतिविधियाँ जो होते हैं, जैसे पैकेजिंग, ग्रेडिंग, मार्केट इंफॉर्मेशन, वो व्यवस्थाएं कर पाएगी। तो इससे लाभ क्या हो किसानों को, तो किसानों के आय में वृद्धि होगी, राज्य के कृषि क्षेत्र का विकास होगा, बेहतर बाजार पहुंच स्थापित हो जा पाएगा, जो कमियां में था उसमें सुधार होगा। कुल मिलाकर बात है कि किसान के लेवल पर, राज्य के कृषि क्षेत्र के लेवल पर और बेहतर बाजार, जिससे उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता जिस वस्तु को खरीदेगा उसको गुणवत्तापूर्ण वस्तु मिले और उचित मूल्य पर मिले, इसकी व्यवस्था यह करेगा। ये चीज़ें याद रखिए। दूसरा, अब मंडी आधुनिकीकरण और स्मार्ट मंडी योजना, अब इसके लिए ध्यान रखिए, बिहार सरकार 2025-26 में लगभग 540 करोड़ रुपए की लागत से 9 प्रमुख, याद रखिए, कृषि बाजार प्रांगणों की आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा है 2025 और 26 के बजटीय आवंटन में। याद रखिएगा, इसके लिए आधुनिकीकरण की व्यवस्था करा जाए, जिसमें आपको याद रखना है सासाराम, बेगूसराय, कटिहार, फारबिसगंज, जहानाबाद, दरभंगा, किशनगंज, छपरा और बिहटा, यह जो क्षेत्र है वहाँ पर इसके लिए आधुनिक मंडी बनाई जाएगी और इस पर कार्य भी चल रहा है। तो इसके लिए उपज बेचने में आसानी होगी और व्यापारिक प्रक्रिया और पारदर्शिता व्यवस्थित हो पाएगी। इस तरीके का आधुनिक मंडी बनाने की संकल्पना 25-26 के बजट में 9 प्रमुख जगहों पर लिया गया। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि 21 कृषि बाजारों जो मंडियाँ है उसको विकसित करने के लिए बनाई गई, जिसमें 1289 करोड़ का बजटीय आवंटन कराया गया। अब ध्यान रखिएगा, उन मंडियों को स्मार्ट और आधुनिकीकरण बनाया जाएगा। तो कितना, 21 कृषि मंडी, याद रखिएगा, बाजारों में आपको इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। अब जहां पर मार्केट यार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, प्रोसेसिंग जो सुविधाजनक बेसिक सुविधाएं दी जाएगी। अब ये सब लाभ सीधा क्या होगा, सीधा स्टोरेज व्यवस्थाएं ठीक होगी, आपको वस्तु को अधिक दिनों तक रख पाएगा, जिससे हमको मूल्य अधिक मिल पाएगा। तो ये सब चीज़ें याद रखिए। किसानों तक सरकारी योजनाओं और लाभ पहुंचाने के लिए बिहार सरकार सभी 853 पंचायतों में पंचायत कृषि कार्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ये याद, सभी पंचायतों के स्तर पर पंचायत कृषि कार्यालय की बात हो रही है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बिहार सरकार का, जो इस प्रकार के
इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पा रही है। इस कार्यालय के माध्यम से हम क्या ज्ञान संवर्धन करा पाएंगे, किसानों को समझा पाएंगे तुम्हारे उत्पाद का अधिक मूल्य कितना मिलेगा। और साथ ही 779 प्रखंडों में ई किसान भवन, जो 27 जिलों में जिला कृषि भवन और 4 प्रमंडल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन का निर्माण हो चुका है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारे कुल प्रखंड उसमें से 489 प्रखंडों की बात हो रही है, अब 27 जिलों की बात हो रही है और 4 प्रमंडल स्तरीय बात हो रही है जहाँ कृषि भवन निर्माण हो चुका है। राज्य स्तर पर 16.35 करोड़ की लागत से बामित भवन, याद है बामित भवन का निर्माण किया गया है। वहीं पर 105 करोड़ की लागत रूप से मीठापुर पटना में कृषि भवन का निर्माण किया जा रहा है। इससे उन्नत व्यवस्थाओं को डेवलप किया जाएगा, किसान को समझाया जा सके, उसके संबंधित कार्य कराए जा सकेंगे। अब बिहार सरकार कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें। इसके लिए क्या, किसानों को 8 लाख से अधिक कृषि यंत्र अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। तो कृषि अनुदान जो यंत्र है, कृषि यंत्र पर अनुदान व्यवस्था बिहार सरकार जो 8 लाख से अधिक तय की गई उस पर दी जा रही है। वहीं जो राज्य में फार्मा पावर क्षमता है वो 1 किलोवाट हेक्टेयर से 2004-05 से बढ़ाकर आपको जो वर्तमान में जो लास्ट सर्वे था बिहार का आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे, उसमें बताया गया है 3.56 किलोवाट प्रति हेक्टेयर हो गया, अर्थात क्षमता भी डेवलप करवाया जा रहा है और भी इस पर अनुदान देने की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से बिहार सरकार अपने मंडी आधुनिकीकरण स्मार्ट मंडी योजना के तहत नीतिगत फैसले करवाए हैं, तो जिसके माध्यम से उसको किसानों को अधिक पहुंच स्थापित हो, उपभोक्ताओं को अधिक लाभ मिल सके और हम फसल का विविधीकरण करा सके। अब डिजिटल सर्वे खेत स्तर पर डेटा संग्रह कराया जा रहा है। अब ध्यान रखिएगा, कृषि को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे चलाया जा रहा है, जहां पर किसानों को खेतों में बोई गई फसलों का और सिंचाई के प्रकार का रियल टाइम जो है ना डाटा एकत्र किया जाएगा। आप लोगों को पता होगा, मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूं कि किसी भी डाटा का रियल एनालिसिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंकड़े पहले के हो और उसका अभी हम विश्लेषण करें 5-6 महीने के बाद। रियल टाइम डाटा एकत्र होगा, इसको याद रखें। जियो फेंसिंग किया जाएगा, जहाँ अर्थात कहीं भी फोटो खींचा उसका जियो टैगिंग होगा, जिसके माध्यम से पारदर्शिता बनाई जा सके। ये सब चीज़ें याद रखें, जिससे क्या होगा कि सरकार कृषि योजनाओं को सटीकता से लागू कर पाएगी, किसानों को बीज खाद सही लाभ मिल पाएगा, फसल उत्पादन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस तरीके से समग्र डाटा का डिजिटलीकरण किया जाएगा। उसके अतिरिक्त सभी 38 जिलों, ध्यान रखिए बिहार के सभी जो 38 जिले हैं वहाँ पर खरीफ जो फसलों का डाटा डिजिटल उपलब्ध कराया गया। ध्यान रखिएगा, डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत किया जा चुका है। आप पता चला है कि आसानी से पता किस जिले में आप फसल कितने क्षेत्र में खेती की जा रही है, अर्थात हम कितने अपने खेत का कितना भाग पर किस फसल का उत्पादन कर पा रहे हैं। यानी खरीफ फसलों की बात, उसमें भी अलग अलग फसल है ना, तो खरीफ फसलों में किन किन फसलों का उत्पादन हो पा रहा है, तो हम इससे डाटा क्या पाए और उससे संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करवा पाएंगे। अब कृषि विभाग खरीफ 2025-26 के लिए राज्य करीब 1,99,00,000 से अधिक प्लॉट का डिजिटल क्रॉप सर्वे आपको करने जा रही है। याद रखिएगा, जहां पर सभी 38 जिलों में आपको 30,652 से अधिक गांवों में उगाए गए फसलों का डाटा डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो इस तरीके से उपलब्ध होगा, जैसा फसलों का रियल टाइम पर मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे कृषि उत्पादों को लेकर बेहतर योजनाएं बनाने में सफलता मिलेगी। इस तरीके से हम आउटकम क्या कहते हैं योजनाओं का निर्माण कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल हम एक तरफ से दे रहे हैं योजना और उसका लाभ किसानों को मिल ही नहीं रहा है। ये चीज़ें याद रखें। फसल, मान लीजिए इतना खेत है किसी किसान के पास या किसी गांव के पास, इस प्लॉटिंग किया हुआ है, मान लीजिए प्लॉटिंग किया हुआ है, तो इस प्लॉटिंग में कौन सा फसल रोपा जा रहा है ये तो पता होना चाहिए कम से कम ना, कि हाँ खरीफ फसल का कौन कौन सा फसल इसमें उगाया जा रहा है सारे प्लॉट में। तो उसके आधार पर वो कुल कितना है, हमारे राज्य में कितना है, तो उसके आधार पर उन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकेगा। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। इसके तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे, उपग्रह आधारित आंकड़े, ड्रोन तकनीक, मोबाइल ऐप्स और ई गवर्नेंस टूल्स क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। अभी हाल ही में सुनिएगा आपको नीतीश डिवाइस बनाया गया। क्या हुआ, किसानों को क्या आपदा के समय बचाने के लिए बनाया गया। तो ये सब ध्यान रखें, किसानों के लाभ के लिए दिया गया ताकि तकनीकी इस्तेमाल कर सके और इसको पहुंच स्थापित कर सके और कृषि उत्पादन को बढ़ा सके। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा क्या किया गया, फसल विविधीकरण और क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बांका, समस्तीपुर, नालंदा, भोजपुर जैसे जिलों में क्लस्टर फार्मिंग की पहल की गई।
क्लस्टर फार्मिंग मैंने पहले भी बता रखा क्या है कि हम इकोसिस्टम डेवलप करें जहां पर किसान सब्जियों, फल फूल और अन्य मूल्य फसलों के लिए खेती कर रहे हैं। इन पहल के लिए सरकार कुछ आर्थिक सहायता देगी, सब्सिडी देगी, जो तकनीकी प्रक्रियात्मक सहायता दी जा सके। नारंगी, बेबी कॉर्न, गुआवा, ध्यान रखिए, खेती के लिए बढ़ावा देना, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स को समर्थन देना, जिसके माध्यम से कुछ लाभ दिए जा रहे हैं, जैसे 50% अनुदान राशि भी दिया जाता है। आय बढ़ाने के लिए किसानों के कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ऐसे कार्य कर रही, क्लस्टर कॉन्सेप्ट लेकर आई है, जिसके माध्यम से अमरूद, आंवला, एप्पल, बेर, नींबू, चुनिंदा फलों सहित ध्यान रखिएगा प्रति हेक्टेयर 50,000 का सब्सिडी दिया है, जो 1 लाख रुपए तक मूल्य के लिए लागू हो रहा है। ध्यान रखिएगा, तो 50% का सब्सिडी दे रहा है सरकार, यह भी आपको याद रखना है, 50% सब्सिडी। अब बिहार सरकार बागवानी विभाग के इन फसलों खेती लागत आपको 1 लाख प्रति हेक्टेयर तय की गई है, तो ये भी याद है कि 50% सब्सिडी इसके माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बागवानी को बढ़ाना और फसल विविधीकरण को विविध करना, जिससे किसान अधिक लाभ कमा पाए, पारंपरिक अनाज फसलों की निर्भरता को कम किया जा सके, जलवायु परिवर्तनशील और बाजार की अस्थिरता के बीच एक व्यवहार और रणनीतिक कदम, लाभदायक कदम विकल्प तलाशा जा सके, ये चीज़ें बात की है। वहीं बागवानी विभाग के अनुसार आंवला के लिए 20 हेक्टेयर, सेब के लिए 25 हेक्टेयर, नींबू के लिए 30 हेक्टेयर और अमरूद के लिए 30 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया गया, जिसके माध्यम से यह सब्सिडी योजना जो 50% का है वो दिया जा सकेगा, तो किसान इसका लाभ ले पाएंगे। इस तरीके से चीज़ें याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त और क्या है, सहकारिता और सहकारी विपणन पहले की गई, जहां पर हम बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन सहकारी संघ जो लिमिटेड वो मिलकर त्रिस्तरीय व्यवस्था बना रही है, जिसके माध्यम से आपको याद होगा सुधा ब्रांड के आधार पर तरकारी ब्रांड कॉन्सेप्ट लाया गया, तो सब्जियों को लेकर तरकारी ब्रांड आपको डेवलप किया जाए, सब्जी मंडियां डेवलप की जा रही है, राज्य डेयरी मॉडल के आधार पर यह व्यवस्था की जा रही है। हाल में दुबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सब्जियों का पहला खेप भी भेजा गया, जो 4 जून 2025 का होगा। यह आंकड़ा याद रखें, हाँ 4 जून 2025, देखिए 4 जून 2025 का है, जहां पर वाराणसी से हमको यह भेजा गया। बिहार के पास ऐसा विकल्प नहीं था, फिर भी हम कार्य तो कर रहे हैं ना, इसको ध्यान में रखना। दूध सहकारी समितियों के तर्ज पर जो सहकारी जो विपणन संघ है वो हरी सब्जियों का निर्यात शुरू किया। तो बिहार के प्रोडक्ट है, हरी सब्जियां हैं, और इस पर मैंने कल एक लेख भी लिखा था, ठीक है ना, तो उस लेख को पढ़िएगा, शायरी को मैंने स्टेटस भी लगाया था, और कुछ सब्जियों के बारे में, तो इस सब चीज़ें याद रखनी चाहिए, कभी अवसर मिले तो जरूर लिखा कीजिए। सहकारिता के माध्यम से सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकारिता विभाग इसके लिए क्या कर रहा, प्रसंस्करण नीति ला रहा है, विपणन व्यवस्था कर रहा है, सहकारी संघ लिमिटेड का गठन किया, जिसके माध्यम से तिरहुत, मगध, वैशाली और चंपारण क्षेत्रों में सब्जी उत्पादकों को लाभ मिल पाएगा, उत्पादक समूह बनाया जाएगा, उनको लाभ दिया जाएगा, ये चीज़ें याद रखिएगा। इससे पहले विभिन्न डेयरी समूहों के माध्यम से दूध का उत्पादन कर रहे हैं, उनको लाभ मिला है। आप ध्यान रखिएगा, जो हमारी सहकारिता विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, उन्होंने कहा है कि किसानों के घरेलू बाजार तुलना में दुबई के सब्जी में 20 गुना अधिक क्या हो रहा है, मूल्य मिला है। तो यह भी समझ के देखिए, किसानों को 20 गुना अधिक मूल्य मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 2 रुपया मिल रहा है, तो उसका मतलब 20 दूनी 40 रुपये का मूल्य उसको मिल रहा होगा। इसी तरह हर उत्पाद में होगा जब हम सब्जियों को लेकर भेजेंगे। अब 534 तरकारी सुविधा दुकान खोलने की योजना बना रखी है सरकार, जिसमें 200 दुकानों के लिए भूमि आवंटित कर दिए गए, क्षेत्र आवंटित किए गए, इसको याद है, भूखंड चिन्हित किए गए। तो कितना तरकारी आपको दुकानें खोली जाएगी, तरकारी आपको ब्रांड के क्षेत्र पर 534, तो ये भी आंकड़े याद रखने, इस तरीके का आंकड़े का प्रयोग कीजिएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं वित्तीय और नीतिगत सुधार, बाजार सूचना प्रणाली में मजबूत करना। तो ध्यान रखिए, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। बिहार सरकार ई गवर्नेंस को लेकर पहले से ही सजग है, वो प्रशासन का स्तर पर हो या इस प्रकार के किसी भी क्षेत्र को लेकर हो, ई प्रशासन पर बल दे रही है सरकार हाल के दिनों में। याद रखिए, बाजार सूचना प्रणालियों को मजबूत करने के लिए सरकार के नई औद्योगिक और सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों के लिए तकनीकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करे, जिसके माध्यम से अधिक लाभ मिल सके, किसको, किसान को भी और उपभोक्ताओं को भी चीजें इसका लाभ मिल पाए। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए मार्केट सूचना, प्राइस और जो आइवल्स इकट्ठा करने के लिए, प्रसारित करने के लिए MSC प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब बिहार सर्वेक्षण जो है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में उसके अनुसार कुछ नीतिगत कार्य किए गए हैं, उसकी चर्चा की गई है। अब ध्यान रखिएगा, जिसमें राज्य सरकार मखाना किसानों के लिए 75% सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार 6 जिलों में नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली में खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो इस तरीके से याद
याद रखिएगा मखाना को लेकर सरकार क्या करे, मधुमक्खी पालन के लिए ध्यान रखिए, राज्य सरकार ने मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए 90% और गैर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए 75% सब्सिडी का प्रदान करे। तो जो फसल विविधीकरण जिससे अधिक पैसे कमा सकता है किसान, उसके लिए नीतिगत फैसले किए गए थे, ये भी याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त क्या किया गया है, बागवानी विपणन और निर्यात हेतु कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर पटना में एक अत्याधुनिक एकीकृत पैक्स हाउस बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से उसका अधिकतम लाभ किसानों को मिल पाएगा, उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर चीजें मिल पाएंगी। बिहार सरकार मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना शुरू किया, जिसका उद्देश्य तालाब और टैंक और अन्य जल संसाधनों में अधिकतम क्या किया जैसे उपयोग करके मत्स्य बीज उत्पादन किया है, यानी छोटे छोटे मछलियों का उत्पादन किया जाए बीज के तौर पर, और समग्र मत्स्य उत्पादन उत्पादकता को बढ़ावा दिया, जो मछली उत्पादक है उनको उन्नत मछली बीज दिया जा सके। तो ये सब चीजें होगी। किसानों को स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट के लिए 2 लाख रुपए प्रति एकड़ और अन्य बागवानी फसलों की 1 लाख रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये चीजें याद रखिएगा, जैसे स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट के लिए 2 लाख तय किए गए हैं, और अन्य जो फसल जिस पर भी मैंने चर्चा किया था 50% सब्सिडी का, उसमें 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर आपको एकड़ प्रति एकड़ निश्चित की गई। वैशाली के लिए वैशाली के विद्युतपुर आदर्श बागवानी केंद्र पान के लिए स्थापना की, जहां पर 469 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। सरकार नीतिगत फैसले कर रहे हर क्षेत्र में कृषि को विविधीकरण करने के लिए। तो ध्यान, राज्य सरकार जीविका के माध्यम से 3941 परिवारों को 3 प्रजनन योग्य मादा बकरियां प्रति परिवार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, ताकि बकरियों से उसको अधिक लाभ, बकरी पालन कराया जा सके और उसका लाभ उनको मिल सके, अधिक मूल्य मिल सके। ये सब चीज़ें याद रखें। अब चलिए इसके अतिरिक्त हम जब उत्तर प्रारूप के निष्कर्ष पर आते हैं, तो सबसे पहले ध्यान कि कुछ कमियों को गिना सकते हैं। अब जैसे 2006 के बिहार में APMC अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। इससे कुछ मंडियां विशेषकर किराए के इमारतों में थे, जिन्हें आधिकारिक तौर पर मंडी या यार्ड सुविधाएं कम थी, बंद हो गई। तो सरकार निजी भागीदारी को बात की, लेकिन पर्याप्त निवेश नहीं हो पाया, खासकर ग्रेडिंग, पैकिंग, ठंडा भंडारण को लेकर, कोल्ड स्टोरेज को लेकर, लॉजिस्टिक आदि के लिए। मंडी आधारभूत सुविधाओं कमी करने की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ये सब सुधार करने की आवश्यकता। अब ये सब थोड़ा निगेटिव बात लिख के आप कुछ पॉजिटिव बात लास्ट में लिख दीजिए। उपरोक्त कमियों के बावजूद भी बिहार सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, जो हाल के आर्थिक सर्वे और बजट में बजटीय आवंटन के माध्यम से यह तय करता है, जहाँ पर इकोसिस्टम जवाबदेहिता को तय किया जा रहा है, नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से बिहार के किसानों के फसल विविधीकरण को क्या बल मिल पा रहा है, साथ ही किसान को अधिक मूल्य प्राप्त हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखें कृषि विपणन जो किसानों और उपभोक्ताओं तक बीच एक सेतु का कार्य करती है, उसके लिए बिचौलियों को समाप्त कर दिया जा रहा है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पारदर्शिता का अभाव था, उसको ठीक किया जा रहा है। तो कुछ नेगेटिव बात के साथ पॉजिटिव बातें लिखिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को क्या करें, प्रभावी क्रियान्वयन जैसे कदम उठाए। तो हम और भी अपग्रेडिंग की बात करें, विस्तारीकरण की बात करें, सरकार इस पर आपको कमेटियां बनाने की भी चर्चा हुई है। तो देखिए हाल के दिनों में सुधार हो सकता है। अतः कहा जा सकता है कि इन सुधारात्मक उपायों को निरंतर और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो न केवल किसानों की उनकी उपज के उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में स्थायित्व और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास संभव हो पाएगा। तो कुल मिलाकर बात है, वीडियो लंबा हो गया होगा मैं मानता हूं, क्योंकि हर टॉपिक पर एक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कुछ वीडियो ऐसे होंगे 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे का भी हो सकता है। इसके लिए दो राय नहीं कीजिए। ध्यान यह रखना है कि क्या आप सीख पा रहे हैं, सीख क्या रहे हैं, ठीक ना। आप उत्तर लेखन की कला में कैसे आप गुणवत्ता ला सकते हैं, ये कर पा रहे हैं। लास्ट है कि निरंतरता आपके उत्तर में कितना, निरंतरता अर्थात शुरू से अंत तक विषय वस्तु की पकड़ कितनी हो पा रही, विषय वस्तु की पकड़ कितनी हो पा रही है, और समझ के साथ, उदाहरणों के साथ, एग्जाम्पल के साथ उत्तर कितना बेहतर लिख पा रहे हैं। ये ज़रूरी है मेरे क्लास का। मेरे वीडियो को 2 मिनट 4 मिनट वाला स्टूडेंट नहीं देख पाएगा। अगर जिनको सिलेक्शन लेना है, अपने प्रश्न में सबसे बेस्ट करना है और यह विश्वास के साथ एग्जाम में उतरना है, अगर ये प्रश्न पूछा तो हमसे बेहतर कोई नहीं लिख पाएगा। अगर ऐसी आपके दिमाग में बातें चल रही हैं तो मेरे वीडियो का आप अंतिम तक जरूर देखिएगा, और मुझे विश्वास है उन स्टूडेंट का सिलेक्शन जरूर होगा, उनका चयन जरूर होगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि अगर मेरे साथ इतना देर अगर वीडियो देखने की क्षमता रखते हैं तो आप में यह जरूर समान कॉमन बात होंगी, आप कुछ अलग करना चाह रहे होंगे और अलग लिखना चाह रहे होंगे, तो आपका चयन जरूर होगा। बस क्या कीजिए, सब्र रखिए और मेरी बातों पर विश्वास रखिए।
मैं वही काम करता हूँ, वही बात करता हूँ जो ग्राउंड लेवल पर पॉसिबल होता है, ठीक है ना। मेरे पूरे वीडियो में 2 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो में अकवास बकवास बातें नहीं सुनते होंगे, टू द पॉइंट टॉपिक पे बना रहता हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं। उसके पीछे मुझे आपके कीमती समय का पता है। अगर मैं ये 2 घंटे में वीडियो समाप्त कर रहा हूँ 1.5 घंटे में, तो मुझे पता है आपका कीमती समय क्या है। तो उसको क्या करना, यूटिलाइजेशन मेरा दायित्व बनता है, प्राथमिक दायित्व कि उस समय का यूटिलाइज करवाऊँ आप लोगों के लिए, सबसे बेहतर उत्तर लेखन आपको करवाऊँ। तो इसके लिए क्या करना है, आप उन्हीं श्रेणियों में आइए जो अंतिम चयन लिस्ट में अपना जो पीडीएफ होगा, फाइनल सिलेक्शन पीडीएफ, उसमें आपका नाम हो और टॉपर लिस्ट में हो। ऐसा नहीं कि नीचे से आपका नाम किसी तरीके से डाल दिया गया हो और चलो कम से कम पास तो हो गया। मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता टॉपर बनवाने का, टॉपर बनाने का प्रयास कराना। हालांकि ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो मेहनत की जा रही है उसके लिए फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सपोर्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो उसके लिए क्वेश्चन आप एनालिसिस क्वेश्चन करवा सकते हैं, अपना खुद का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका डायरेक्ट मैं ही फीडबैक दूंगा, ठीक है ना, कोई संस्थान का कोई व्यक्ति नहीं देगा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।